आयुर्वेद का कोई सिद्धांत है जिस पे काम करता है? आयुर्वेदा प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तोपदेश, इन 3 चीज़ों पे काम करता है। आयुर्वेदा अश्वगंधा तक नहीं सीमित है या शिलाजीत तक सीमित है ही नहीं। ये तो बहुत बहुत बेसिक चीज़ें हैं आयुर्वेद के लिए। लोग ऐड देखते हैं और जाकर के खरीद लेते हैं और फिर जब उनको इस चीज़ के बेनिफिट नहीं मिलते हैं तो फिर वो आयुर्वेद को गाली देते हैं। हैं। ये सही है ये। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। तो जो शुक्र धातु होती है वो आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को इम्प्रोवाइज करने में हेल्प करती है। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, अतुरस्य विकार प्रशमन च। इसका मतलब है कि स्वस्थ मनुष्य की स्वास्थ्य की रक्षा करना। अगर आप प्रकृति के साथ तालमेल मिलाकर काम करते हैं तो बड़े से बड़ी बीमारी ठीक होती है आपकी। नेचर ही सबसे बड़ा भगवान है। और अगर आपको किसी भी भगवान से मांगने की ज़रूरत है तो आप नेचर से मांग लीजिए। और अगर आपको नेचर से मांगना है तो आपको नेचर के साथ चलना पड़ेगा। ओके। तो इतना बड़ा जो आयुर्वेद है उसमें सबसे पहले यही बताया गया कि अपने खाने पीने में क्या ऐसी प्रैक्टिसेस करें कि आपको बीमारी ना हो। ये पंचकर्मा क्या होता है और किस तरह से लाइफ चेंज करता है या रोग पे इसकी कमांड होती है? पंचकर्म जो वर्ड्स बोला गया है, 5 कर्म, जिसमें वमन, विरेचन, नस्य, रक्त मोक्षण और बस्ती, ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है। अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकाल दें, सात्विक भोजन रखें, सात्विक पहनावा रखें, चीज़ें ठीक रखें, बीमारी आपको लगेगी ही नहीं। मतलब पंजाब का छोला भटूरा और उत्तर प्रदेश का दाल भात अगर एक्सचेंज हो जाए तो आदमी बीमार हो सकता है। ऑब्वियसली बीमार हो सकता है। एलोपैथी दवाई की जगह आयुर्वेदिक दवाई मिले, खाम सारी उम्र लेंगे, लेकिन निकला। लेकिन लाइफस्टाइल नहीं चेंज करना चाहिए। जो कारण है, जो निदान परिवर्जन आयुर्वेद में बोला गया है कि जो रूट कॉज है उसको जब तक आप दूर नहीं करोगे आपको प्रॉब्लम रहेगी ही रहेगी। ये तो एक बार आपने गोली पकड़ ली तो पकड़ ली। चलना या दौड़ना किसी के लिए पूरा कैसे हो सकता है? डिपेंड करता है कि आपकी प्रकृति कैसी है। वही चीज़ है, बिल्कुल वही बात। जिसको ओवरवेट है, आप अगर उसको भगा रहे हो तो आप उसके ऑर्गन्स पे और ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हो, जिसकी वजह से उसको कार्डियक प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लोग हेल्थ कॉन्शियस होना चाह रहे हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें जब तक आप नहीं सुधारेंगे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आपको आती जाएगी। तो आपका सुबह उठना आपके पिछले दिन की डाइट पे निर्भर करता है। आजकल के स्ट्रेस को दूर करने के लिए मैं आपको बताता हूँ, आप अपने आप को टाइम दीजिए। ओके। तो स्पिरिचुअल एनर्जी आपको ज़रूर पूरा अच्छा रास्ता देगी, लेकिन आपसे कनेक्ट तो हुए। एक टारगेट है ना 100 साल जीने का, वो चीज़ें पूरी हो सकती है अगर आप आयुर्वेद को फॉलो करते हैं। तो क्या आयुर्वेद इतनी लंबी लाइफ देता है? बिल्कुल लाइफ देता है आयुर्वेद। हमारा लाइफस्टाइल, हमारा सुबह उठने का तरीका, हमारा बैठने का तरीका, ये सब चीज़ें अगर आप मिला के करते हो तो बड़े से बड़ी बीमारी ठीक हो जाती है। एक ज़माना था वैद्य का, जहाँ पर गांव में छोटे बड़े वैद्य हुआ करते थे। आदमी बीमार होता था और ठीक हो जाता था। तब असाध्य बीमारियां नहीं होती थीं, कुछ बीमारियां होती थी और जिसको असाध्य माना जाता था वो कहते थे कभी 100 साल 50 साल पर होती थी और एक साथ गांव का गांव साफ हो जाता था। फिर मॉडर्न मेडिसिन आई और उसने इतनी तरक्की की, इतना इलाज किया कि तरह तरह की बीमारियां आ गईं। हर साल आप देखेंगे तो एक नई बीमारी आती है, कई लोगों की जान लेकर के जाती है, फिर उसकी दवा बन जाती है। आज हमारे साथ डॉक्टर राघव बजाज हैं जो एमडी मेडिसिन आयुर्वेद में हैं और साथ ही वो फाउंडर हैं मेडिवन आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के। और आज हम इनसे उन चीज़ों पे बात करेंगे जो अब तक आप लोग ढूंढते थे। आप लोग कहते थे कि आयुर्वेद पे बात होती है लेकिन बीमारियों पे बात नहीं होती। किस तरह की बीमारियां दूर होती हैं? क्या असाध्य रोग भी दूर होते हैं? क्या इन लोगों ने सच में रोगों को दूर किया है? क्या बीपी और शुगर जैसी बीमारियां जो आजकल हैं उस पर पूरी तरह से कंट्रोल पाया जा सकता है? तो आज आपके उन सभी सवालों का जवाब देने वाला हूं। आज कोई, आप ये समझिए कि कोई बातें नहीं होंगी या कोई थ्योरी नहीं होगी। आज हम बात करेंगे उस प्रैक्टिकल पे जिससे हमने लोगों की लाइफ बदली है। तो आइए बात करते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच सर्वेश जी, आपको मुझे यहाँ बुलाने के लिए। और बहुत आभार प्रकट करता हूँ मैं। और मुझे लगता है कि इस पॉडकास्ट के माध्यम से लोगों को आयुर्वेद का, असली आयुर्वेद के बारे में पता चलेगा और उनको शायद इससे कुछ ना कुछ बेनिफिट ही हो, जो अपने लाइफस्टाइल में जो रूल्स हैं आयुर्वेदा के वो फॉलो करके ज़रूर अपनी लाइफस्टाइल में बेनिफिट उठा सकेंगे। मेरा पहला सवाल आपसे, आपको देख के, आपकी मतलब जो जितने यंग हैं आप, इतनी कम उम्र में आपने इस तरह की प्रसिद्धि पाली, इतने बड़े हॉस्पिटल खोले, उसकी कई ब्रांच भी हैं, तो मतलब एमडी मेडिसिन आयुर्वेद में क्यों किया आपने? जब आप देख रहे हैं कि एमबीबीएस में करने के बाद इतना पैसा मिलता है, मॉडर्न मेडिसिन में इतना पैसा कि पूछो मत। आपने इसमें भी पैसा बनाया, हॉस्पिटल खड़े किए लोगों के, लेकिन इतनी कम उम्र में इसको क्यों चुना आपने? सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि आयुर्वेद सबसे पहले आपको जीना सिखाता है। आयुर्वेद, जब मैं शुरू से ही हमारे घर में आयुर्वेद फॉलो होता है, ठीक है। मैं फर्स्ट जनरेशन वैद्य हूँ, लेकिन मुझे कई जो हमारी जो मदर्स हैं, जो वो रूट्स जो हैं वो फॉलो करती है आयुर्वेदा के, तो उस तरह से हमें पता चला कि आयुर्वेद में क्या क्या चीज़ें चेंजेस आते हैं। तो ये मेरी पर्सनल चॉइस थी कि मैंने आयुर्वेद को चूज़ किया एज ए प्रोफेशन। और पैसा बनाने वाली बात होती है, एक पैसा और एक होता है शांति।
आपको अगर पहले ही चीज़ें समझ आने लग जाएं कि आपको चाहिए किस पाथ पे जाना है, तो आपकी लाइफ की चीज़ें और आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म हो जाती है। क्योंकि आपको पता है कि जिसके पास पैसा है वो शांति ढूंढता है, और जिसके पास शांति है वो कुछ नहीं ढूंढता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक चीज़ और भी कहावत है कि आयुर्वेद कभी भी आप आयुर्वेद को नहीं चूज़ करते हो, आयुर्वेद आपको चूज़ करता है। अच्छा। तो लाइफ में ऐसे सर्कमस्टांसिस और ऐसी चीज़ें आती हैं, ऐसी चीज़ें बदल जाती हैं, जिससे आप आयुर्वेद की तरफ आते हैं और आयुर्वेद में प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, इसको मैं अभी क्लियर कर लूँ बात के बजाय, आपकी एज क्या होगी? क्योंकि देखने से तो आप 28-30 के लगते हैं। तो क्या आपने अपने एज पे आयुर्वेद से कोई काम किया है या सच में आपके 28-30 उम्र नहीं, मैं है? आपको जैसे बता रहा हूँ कि मैं आयुर्वेद को शुरू दिन से फॉलो करता आया हूँ। जैसे जैसे पढ़ता गया हूँ उसमें और रुचि मुझे बढ़ती गई और चीज़ें पता चलती गई। तो जब तक आप आयुर्वेद को फॉलो नहीं करते हो, अपनी लाइफस्टाइल में नहीं ऐड करते हो और नहीं पता चलता कि आयुर्वेद के क्या बेनिफिट्स हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप और लोगों को भी जागरूक कर सकते हो। तो मैं काफ़ी टाइम से रसायन आयुर्वेद में होता है, मैं रसायन फॉलो करता हूँ। दिनचर्या जो आयुर्वेद की होती है, ऋतुचर्या होती है, सीजनल जो रूल्स बताए गए हैं, जो डेली रूल्स बताए गए हैं, डाइट के बारे में बताया गया, वो सब चीज़ें हम फॉलो करते हैं। और आप देख सकते हैं कि एज के हिसाब से यस, लोग काफ़ी आगे कहते हैं कि सर आप एमडी हैं और क्या एज होगी आपकी। तो ये चीज़ें ज़रूर वो शॉक्ड रहते हैं। तो मैं उन्हें ये बताता हूँ कि अगर आपको हेल्दी लाइफस्टाइल जीना है, अच्छा लाइफस्टाइल करना है, आजकल मार्केट में बड़ी सारी पिल्स आ रही हैं एंटी एजिंग और ये सब चीज़ें, कुछ एक आधी गोली से कुछ एंटी एजिंग नहीं होने वाला है। आपको अपनी लाइफस्टाइल, अपने विचार, अपना स्ट्रेस लेवल सब एक नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। आप देखेंगे कि जो एक टारगेट है ना 100 साल जीने का, वो ज़रूर पूरा हो सकता है। इस आजकल के लाइफस्टाइल में जीने के बाद भी वो चीज़ें पूरी हो सकती है अगर आप आयुर्वेद को फॉलो करते हैं। चलिए, मैंने 28 गेस की थी, आपकी एज क्या होगी? अभी पता चल जाएगा आयुर्वेद कितना काम करता तो है। बिल्कुल है, मैं 91 बॉर्न हूँ, तो आप देख आप सकते हैं। 91 बॉर्न हैं। हाँ, तो नियर 34 की मेरी एज है। मतलब आपने 6-7 साल अपनी उम्र घटा ली है। एग्जैक्टली। तो ये मतलब सच में खान पान की वजह से, जो आप 100 साल की बात कर रहे थे, ये एक बड़ा क्लेम होगा, जबकि आजकल लोग कहते हैं कि आयु कम होकर के अब तो 64-65 ही 70 ही मानते हैं लोग। तो क्या आयुर्वेद इतनी लंबी लाइफ देता है? बिल्कुल बिल्कुल लाइफ देता है आयुर्वेद। अगर आप आयुर्वेद को शुरू से फॉलो करते हैं और आयुर्वेद की विचारधारा पे चलते हैं, तो आपकी लाइफ तो बड़ी होगी सही, और अच्छी होगी। अच्छा। हाँ, अब सेटिस्फाइड एक वर्ड है कि सेटिस्फेक्शन क्या है आजकल लोगों को, कि सेटिस्फेक्शन आजकल सुन रहे हैं लोग, मैनिफेस्टेशन सुन रहे हैं, सेटिस्फेक्शन हाँ। सुन रहे हैं। ये सब चीज़ें आयुर्वेद में वर्णित है और ये टाइम टेस्टिंग है। तो ये किस सिद्धांत पे काम करता है? आयुर्वेद का कोई सिद्धांत है जिस पे ये काम करता है? आयुर्वेदा बेसिकली प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तोपदेश, इन तीन चीज़ों पे काम करता है। एक तो जो प्रत्यक्ष मैं आपको देख के आपका डायग्नोस कर रहा हूँ, ठीक है। एक मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि आपकी बॉडी के अंदर वात, पित्त, कफ, इसमें कौन से दोष की प्रॉब्लम है, कौन सा दोष कम है या कौन सा दोष ज़्यादा है, ठीक है। और एक होता है आप्तोपदेश, जो ऋषि मुनियों ने काफ़ी साल से रिसर्च करने के बाद हमें बताया गया कि इस काल में आपको ये चीज़ें करनी चाहिए, इससे आपको बेनिफिट होगा। तो ये सब चीज़ों पर आयुर्वेद काम करता है। मैं आपके हॉस्पिटल गया था, हमने देखा कि जैसे यहाँ थर्मामीटर होते हैं, नाड़ी के लिए बीपी नापने की मशीन होती है, आपके यहाँ भी अलग अलग तरीके की मशीनें हैं, कंगन टाइप का कुछ है और पता नहीं क्या क्या है, वो मतलब उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। विजुअल में हम जरूर दिखाएंगे। हाँ मैं जी। एडिटर से बोलूँगा तो वीडियो वो में एक नाड़ी तरंगिणी करके डिवाइस है। अच्छा। जो आपकी आयुर्वेद में जैसे एक कुंडली होती है ना, हाँ। वैसे एक हेल्थ कुंडली बनाई जाती है। ओके। ठीक है, जो 11 पेजेस की आपकी कुंडली होती है, किस ऋतु में किस हिसाब से आपको खाना चाहिए, ये सब चीज़ें वो आपको बताती है कि आपकी में कौन सी अग्नि कितनी है, आप में बल, जो आयुर्वेदिक में बल बताए गए हैं, जिसे पावर, बॉडी में पावर कहते हैं। इम्यूनिटी आजकल बोल दिया जाता है कि कितनी इम्यूनिटी है, उसी हिसाब से आयुर्वेद में बल कई प्रकार के बताए गए हैं। उन सब का मापदंड करके वो आपको एक पूरी प्रमाण से आपको एक चीज़ बताती है कि अगर उस टेस्ट के बाद अगर आपको जो उसमें वर्णित चीज़ें हैं, अगर आप वो चीज़ें खाते हैं, तो फॉर श्योर आप एक लंबी आयु भी जिएंगे और एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करेंगे, तो बहुत अच्छा फ़र्क पड़ेगा आपको। तो मतलब ये जो आपके पास वो डिवाइस है, वो जो आप कह रहे हैं 11 पेज की रिपोर्ट आती है, हाँ जी। तो वो कैसे बनती है? मतलब कोई तरीका होता होगा उसका, या जैसे पुराने टाइम में जो हमारे ऋषि मुनि जो कहते हैं, एस्ट्रोलॉजर नहीं, जो ऋषि मुनि, जो हमारे वैद्य, हाँ। जो आपकी नाड़ी परीक्षा करते थे, उसके सिद्धांत पर ही ये बेस्ड ये मशीन है, जिसे हम नाड़ी तरंगिणी बोलते हैं, जिसमें वात, पित्त, कफ, आयुर्वेदा में जो बेसिक टर्म्स होती हैं, जो आयुर्वेद में जो दोष बताए गए हैं, दैट इज़ वात, पित्त, कफ, उनके सिद्धांत पर ही ये मशीन काम करती है। अच्छा, तो आपके पास आयुर्वेद में देखें तो किस तरह के मरीज सबसे ज़्यादा आते हैं, या आपने किन चीज़ों पे सबसे ज़्यादा काम किया है जिस पे लोगों को ठीक किया है? सबसे पहले आयुर्वेदा में एक तो सबसे जो आजकल लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, उसकी वजह से ही ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स होते जा रहे हैं। देखिए, बेस जो रूट है किसी भी चीज़ का, चाहे वो आपका मानसिक
तनाव मानसिक प्रॉब्लम को लेके है या फिजिकल प्रॉब्लम को लेके है, उसका जो रूट कोज है वो बहुत कम है, नॉमिनल से हैं। जैसे आज का खाना पीना कैसा होना चाहिए, हमारी डाइट, हमारा लाइफस्टाइल, हमारा सुबह उठने का तरीका, हमारा बैठने का तरीका, ये सब चीज़ें अगर आप मिला के करते हो तो बड़े से बड़ी बीमारी ठीक हो जाती है। तो आयुर्वेदा में यूजुअली जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं उसकी वजह से किसी को पेन हो रहा है तो भी जो कारण है वो कुछ ना कुछ छोटा सा मिलेगा। जब आपको हल्का सा लाइफस्टाइल में हल्की सी मॉडिफिकेशन करते हैं और थोड़ी सी आप ड्रग जो आयुर्वेदिक मेडिसिन देते हैं तो उससे फॉर श्योर बड़े से बड़ी बीमारी ठीक हो जाती है। तो ये आप लोग मेडिसिन में क्या मेडिसिन बनाते हैं या दूसरों की मेडिसिन, जैसे अलग अलग कंपनियां हैं उनकी मेडिसिन ही अपने जो मरीज हैं उनको देते हैं? अभी जो हमारी टाइम टेस्टेड मेडिसिन हैं उन पर हम काम करते हैं। ट्रेडिशनल मेडिसिन जो बताई गई हैं, ठीक है, एकल द्रव्य हैं, उन पर भी काम होता है। कॉम्पोजिशंस पे भी काम होता है कि किन डिजीज़ में हम कौन कौन सी दवाइयाँ मिलाकर ऐसा दें जिनसे उनके दोष कम हो, उन मेडिसिन पे भी काम करते हैं। और हम जो कुछ कई बार ऐसा लगता है कि हमें खुद सेल्फ मेक करके खुद, जैसे कॉम्पोजिशंस बोलते हैं कि आयुर्वेदिक डॉक्टर्स यूजुअली पुड़िया बना के दे देते हैं। बट वो एक आपके प्रकार से आयुर्वेदा इतना कस्टमाइजेशन में काम करता है कि सर्वेश जी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको फीवर है या किसी और पर्सन को फीवर है, तो आपकी दवाई बिल्कुल अलग होगी, चाहे उसका वेट, चाहे उसकी प्रकृति सेम क्यों ना हो। आपको गट हेल्थ, आपकी डाइजेस्टिव फायर, आपकी प्रकृति, आप किस सीज़न में आए हैं, किस वेदर में, बहुत बहुत मल्टी डायमेंशनल काम करता है आयुर्वेदा। अच्छा, मतलब हम लोग जो देखते हैं कि गए वैद्य साहब के, उन्होंने पुड़िया पे ऐसे रगड़ा और दवाई बना के दे दी और वो सबको देते होंगे, ऐसा नहीं है? ऐसा नहीं है, आपकी अलग से कंपोजिशंस बनती है। किसी और पेशेंट की अगर वही प्रॉब्लम है तो उसकी अलग कंपोजिशंस बनेगी। अच्छा। हाँ जी, तो इसलिए ये आप एक आयुर्वेदा ओटीसी प्रोडक्ट नहीं बन सकता। ओके। कि आप ये कहें कि ऑनलाइन मुझे फीवर की प्रॉब्लम है तो मैं आयुर्वेदिक एक दवाई ले लेता हूँ, अब मैं कोई पीसीएम की जगह कोई आयुर्वेदिक दवाई ढूंढता हूँ। लोग आजकल आयुर्वेदिक पेन किलर ढूंढने लग गए हैं। ठीक है, तो अब लोगों को लगता है कि अब सर आयुर्वेदिक पेन किलर नहीं होता, आयुर्वेदा में पेन किलर नहीं होता। आयुर्वेद में पेन किलर देने लग गए तो वो कोज कौन ढूंढेगा, कारण कौन ढूंढेगा जिसकी वजह से आपको पेन हो रहा है। बात तो बहुत पते की है कि मतलब इसके पीछे वजह क्या है, वजह उसको क्या नहीं ढूंढता आदमी और वो कॉमन दवाई चली जाती है। एग्जैक्टली। मुझे ये बताएं आप कि आजकल देखिए जो ऑनलाइन साइट्स होती हैं वहाँ भेज देते हैं कि इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए, मतलब आपकी शरीर की क्षमता बढ़ाने के लिए ये खाएं, वो पाउडर खाएं, ये आयुर्वेदिक है। तो क्या वो तो कॉमन होता है ना सबके लिए? आयुर्वेदा में बेसिकली मैं आपको बताऊं, आप पाउडर की अगर बात कर रहे हैं तो आजकल आप बड़ा सुनते हैं कार्ब्स, फैट, प्रोटीन। हाँ। आयुर्वेदा में ऐसा कुछ बेस नहीं होता। हमारी षड्रस जो आहार होता है वो सबसे बेस्ट होता है, जिसके अंदर मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये 6 रस होते हैं। इन 6 रस से निर्मित भोजन ही आपका सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। और आप अगर आपको इसको देखेंगे ना, आप इसको अच्छे से, तो आपको जो प्रीवियस आपके दादा जो खाते थे किसी टाइम में, तो वो आपको षड्रस होता था। अच्छा। आजकल जैसे दाल चावल जिसमें वो सब चीज़ें होती थी, आजकल लोग पिज़्ज़ा बर्गर, उसमें कोई रस नहीं है, सिर्फ वो एक आर्टिफिशियल टेस्ट है जिसकी वजह से लोग पागल हैं और बीमारियों के शिकार होते जा रहे हैं। चलिए एक बहुत कॉमन उदाहरण लेते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में इसकी लोग अक्सर बात करते हैं कि लोग सेक्स वर्धक दवा के लिए जाते हैं और कहीं से साइड से कुछ भी बढ़िया पैकिंग हुई और ये हुई उसको खरीद लेते हैं। हाँ जी। तो क्या हर आदमी के शरीर पे वो अलग से प्रभाव डालती होगी? बिल्कुल अलग प्रभाव डालती है। अब आजकल जो चीज़ें इजीली अवेलेबल हो गई हैं, जैसे अश्वगंधा, आपको आप सुनने में आता है, बड़ा ट्रेंडिंग हो गया है। ये बहुत सिर्फ आयुर्वेदा अश्वगंधा तक नहीं सीमित है। अच्छा। ये या शिलाजीत तक सीमित है ही नहीं। हाँ। लोगों को ये तो एक मार्केटिंग ट्रेंड बन गया कि लोगों को आयुर्वेद में लगने लग गया कि हाँ स्कोप है, इसलिए अश्वगंधा निकाल दिया। ये तो बहुत बहुत बेसिक चीज़ें हैं आयुर्वेद के लिए। आपको मैं बताऊं, अगर किसी को सेक्सुअल प्रॉब्लम है तो उसकी 7 धातु, एक सब धातु होती है हमारे शरीर के अंदर अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। तो जो शुक्र धातु होती है वो आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को इम्प्रोवाइज करने में हेल्प करती है। तो शुक्र धातु तक जो चीज़ें पहुँचती है, तो आपको सबसे पहले रस कैसा है, आपका रस, रक्त, मांस, मेद, इसके बाद आपकी शुक्र धातु पूर्ण होती है, जिसकी वजह से अगर आपको जो रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स आ रही हैं उस सबको हल करने के लिए, तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ अश्वगंधा, आजकल अश्वगंधा खा लिया मेरे को स्टेमिना बूस्ट हो जाएगा, इंडियन जिनसिन बोला जाता है, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ एक अश्वगंधा आप तक पहुंचा हुआ है। अगर आप किसी आयुर्वेदिक वैद्य या आयुर्वेदिक डॉक्टर के साथ बैठ के या अपने बारे में डाइट बनवाते हैं तो वो आपको ऐसी ऐसी चीज़ें दे सकता है जो वास्ट है, बिल्कुल वास्ट है, जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इसलिए आयुर्वेदिक डॉक्टर्स कभी बैठ के खुलासा नहीं करते आपको अश्वगंधा खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो मेरे लिए अलग है और आपके लिए अलग है। मेरे लिए क्या पता अश्वगंधा हेल्पफुल है, आपके लिए कुछ और हेल्पफुल हो। और उसके साथ आप क्या चीज़ें खा रहे हैं। अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं और साथ में सोच रहे हैं अश्वगंधा उसकी पूर्ति कर देगा, ऐसा नहीं होगा। आप स्पिरिचुअल नहीं है, चीज़ें ख़राब हैं, आप स्ट्रेस्ड बहुत ज़्यादा है और आपको लग रहा है अश्वगंधा खाने से मेरी सेक्शुअल पावर बढ़ जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो वो आपकी रूट कोज क्या है? अगर आप स्ट्रेसफुल बिहेवियर लाइफस्टाइल में है
तो वो सब चीज़ें इसका बहुत इम्पैक्ट करती है और उसके बाद ही आयुर्वेदिक औषधि आपकी काम ये करती बहुत है। पते की बात आपने बोला। सच में कोई भी आयुर्वेद डॉक्टर ये नहीं कहता कि आप शिलाजीत ले लो, आप अश्वगंधा ले लो। हाँ। और आपने बताया कि इसके साथ तमाम फैक्टर होते हैं जो काम करते हैं। अगर आपने उस पर काम नहीं किया तो दवा लेना बेकार है। Exactly. जबकि लोगों को ऐसा लगता नहीं, लोग ऐड देखते हैं और जाकर के खरीद लेते खरीद लेते हैं और फिर जब उनको इस चीज़ के बेनिफिट नहीं मिलते हैं तो फिर वो आयुर्वेद को गाली देते हैं। हैं। ये सही ये है, सब चीज़ें का तो ये वो सही हमारे है। लिए बड़ा चैलेंजिंग होता है कि आयुर्वेद इतना स्प्रेड हो रहा है, तो जो ऑथेंटिक प्रैक्टिसेस कर रहे हैं हमारे जैसे डॉक्टर, उनको डर लगता है कि वो ऑथेंटिक वे में ही सप्लाई हो। समझ रहे, अगर आप चाहते हैं कि हाँ आयुर्वेद के काफ़ी लोग ठीक हो रहे हैं, आपको सुनने में आया चीज़ें, तो आप ट्रीटमेंट करने जाते हैं, तो हम चाहते हैं कि सर्वेश जी या कोई जिसको आयुर्वेद की ज़रूरत है वो एक ऑथेंटिक डॉक्टर के पास जाके ही अगर करता है तो उसको अच्छी गाइडेंस के हिसाब से ही अगर वो आयुर्वेद लेता है तब आयुर्वेद उसको बेनिफिट करता है। लेकिन आजकल चीज़ें काफ़ी ख़राब हो गई है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ अब आयुर्वेदा में आ रही हैं क्योंकि उनको स्कोप लग रहा है, क्योंकि लोग निराश बहुत हैं, उनके पास कोई और चारा नहीं है किसी चीज़ के लिए ना। आजकल लोग पैसे के पीछे भागते थे, आजकल देखिए कॉर्पोरेट्स में इतना है कि ड्रिंक करते हैं लोग काफ़ी, मतलब 5 डेज़ ड्रिंक करना, 2 डेज़ का आराम से बैठ के फिर आप पार्टीज़ कर रहे हो, अब उससे भी लोग अक चुके हैं, उनको उनमें भी मज़ा नहीं आने लगा है। अब लोग शांति की, स्पिरिचुअलिटी की तरफ भाग रहे हैं। ये बहुत अब बड़ी ये सब बात है। चीज़ें देख रहे हैं। पिछले दिनों मैंने कैंसर पे एपिसोड किया था, मैं आपको रोक दिया, और उसमें उन्होंने यही सब बात की थी जो आप बता रहे हैं, और लोगों ने भी इसको माना। अच्छा, जैसे एक चीज़ मैं समझना चाहूँगा, आप तो मान लीजिए एमडी मेडिसिन है, आयुर्वेद से आपने पढ़ाई की, 5 साल का कोर्स किया, और उसके बाद आप बैठे, फिर हॉस्पिटल खोला, आपने टीम बनाई, और तमाम डॉक्टर्स आपके यहाँ काम करते हैं। लेकिन ये जो मार्केट में आयुर्वेद के नाम पे तमाम प्रोडक्ट मिलते हैं, चाहे वो स्किन का प्रोडक्ट मिले, चाहे वो दूसरी चीज़ों का प्रोडक्ट मिले, ये कितने बड़े चैलेंज हैं आयुर्वेद के लिए? बिल्कुल चैलेंजिंग है। अगर मैं आपको वही कह रहा हूँ, आयुर्वेद ओटीसी नहीं बन सकता है। आपको मैं अगर बात करूँ, अगर किसी को स्किन से रिलेटेड, जैसे आप बता रहे, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री इतना ग्रो हो रही है आयुर्वेद के नाम, हर जगह हर्बल और आपका ये सब चीज़ें डाल दी गई हैं, ये बिल्कुल गलत है। आयुर्वेद की रियल पावर अगर आपको जाननी है तो आपको आयुर्वेद डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा, और आयुर्वेद डॉक्टर्स भी आपको इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज में इतने बड़े लेवल पे नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जो आयुर्वेदा में अच्छी प्रैक्टिस कर रहा है ना, उसको वो शांति, सबसे पहले है शांति। आयुर्वेद, जैसे आप आयुर्वेद अपनाते हो तो आपका पाथ बदल जाता है। आप फिर पैसे के पीछे नहीं भागते हो, आप शांति के पीछे भागते हो, क्योंकि आपको पता है कि शांति के बिना बॉडी के अंदर कितने चेंजेस आते हैं, जो आजकल प्रॉब्लम आ रही है। मैं आपको सिर्फ एक बात बताता हूँ, जब हम पढ़ते हैं मॉडर्न मेडिसिन पढ़ते हैं तो उसमें एक वर्ड आता है आइडियोपैथिक। ओके। आइडियोपैथिक वर्ड क्या है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो गई है, उसका कोई अगर कॉज नहीं है तो उसको आइडियोपैथिक कह दिया जाता है कि अभी ये अननोन रीज़न है, अभी इसको पता नहीं है कि इसका रूट कोज हमें नहीं पता चला है। आयुर्वेद शुरू दिन से ही ऐसा कभी नहीं बोलता है। आयुर्वेद कहीं ना कहीं हर डिजीज़ के लिए आपको एक कारण बता देता है, और अगर आप उस कारण को दूर करते हैं तो निश्चय आपकी बीमारी ठीक हो जाती है। आप 7 धातु की बात कर रहे थे, आपके यहाँ कुछ 5 कॉन्सेप्ट एलिमेंट करके कुछ है? पंच महाभूत जिसे कहते हैं, हमारे यहाँ ये तो बहुत कॉमन है। आप कभी आपने देखा हो कि कभी आप डेथ पे जाते हो, किसी क्रिया पे जाते हैं, तो उसमें कहते हैं पंच महाभूत में विलीन हो गया। अगर आपने वो क्या होता है, पंच तत्व में जिसे कहते हैं, वो आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। मैं आपको बताऊं, हम डिजीज़ को ट्रीट कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अगर आप कोई बिलीव करता है ना कि भगवान का है, या किसी भी धर्म में अगर कोई कहता है कि नेचुरल पावर्स, जो मुझे कहते हैं ना भगवान नहीं दिखता, अब भाई तो भगवान दिखाएं तो हम जाने, नेचर ही सबसे बड़ा भगवान है। और अगर आपको किसी भी भगवान से मांगने की ज़रूरत है तो आप नेचर से मांग लीजिए। और अगर आपको नेचर से मांगना है तो आपको नेचर के साथ चलना पड़ेगा। ओके। नेचर कब उठता है, कब सूर्य उदय होता है और कब अस्त होता है, उसके हिसाब से अगर आप, सर्कैडियन रिदम बड़ा फेमस है आजकल, एक वर्ड है, ठीक है। आयुर्वेद तो कब से मानता आ रहा है इस चीज़ को। अगर आप प्रकृति के साथ तालमेल मिलाकर काम करते हैं तो बड़े से बड़ी बीमारी ठीक होती है आपकी। और आयुर्वेद का सबसे बड़ा प्रयोजन, जिसे एम क्या आयुर्वेद का, उसमें एक श्लोक आता है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम अतुरस्य विकार प्रशमन च। इसका मतलब है कि स्वस्थ मनुष्य की स्वास्थ्य की रक्षा करना। सबसे पहले जो आयुर्वेद, जो साइंस है, वो सबसे पहले कहती है कि आप स्वस्थ मनुष्य की स्वास्थ्य की रक्षा तो करें। बीमार होने का तो कारण ही छोड़ दीजिए, आप बीमार होएगा उसको इलाज करेंगे, वो तो कंसेप्ट ही अलग है। तो इतना बड़ा जो आयुर्वेद है उसमें सबसे पहले यही बताया गया कि आप अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल में ऐसा क्या खान पीन में, अपने खाने पीने में क्या ऐसी प्रैक्टिसेस करें कि आपको बीमारी ना हो। आपको बीमारी ही नहीं होगी तो आप इलाज तो दूर की बात है। तो इतना बड़े साइंस में सबसे पहले इतनी चीज़ें बताई गई हैं कि आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, ऋतुचर्या कैसी होनी चाहिए, और ये ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो पूरे विश्व में कहीं पर भी आप हो, आपके लिए ऑथेंटिक माने जाते हैं। अच्छा, मज़ेदार बात क्या है ना कि पहले के लोग ना ये सब करते थे, उनके लाइफ में ना साइकिल में ये शामिल था, दिनचर्या में ये शामिल था। अब जब हम लोग कहते हैं ऐसा करना चाहिए तो आज की जो लाइफ स्टाइल उसमें लगता है कि ये बड़ा कठिन काम है। सर्वेश जी, लोग कह रहे हैं कि मॉडर्नाइजेशन हो रही है, एआई का ज़माना आ गया है, सारी चीज़ें हो गई है, बट मैं आपको बताऊं,
हमारे जो पहले पूर्वज थे, जो पुराने जो ऋषि मुनि थे, उनका आईक्यू लेवल हमसे बहुत ज़्यादा था। आप अगर इसका उदाहरण देते हैं तो आप आजकल पुल बनते हैं, इतनी बड़ी मशीन से बनते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें बनती आ रही हैं, फिर भी पुल गिर जाते हैं। हाँ। और जो पुरानी आपकी इमारतें बनी हुई हैं, किला बने हुए हैं, वो देख लो वो कैसे बने थे। आजकल नहीं पता चला कि इतने बड़े मंदिर कैसे बन गए हैं। तो उनके आईक्यू लेवल इतने हाई थे कि हम अभी तक वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। आज इतनी बड़ी बड़ी मशीनों से भी आज तक जो आजकल के जो पुराने टेम्पल्स हैं, जो कई हज़ारों वर्ष पर टेम्पल्स बने हुए हैं, आज बड़ी बड़ी मशीनें इतने बड़े बड़े आर्किटेक्ट नहीं बना सकते हैं। सेम एज इट इज़ हेल्थ में भी जो उन्होंने पा लिया था, आज के डॉक्टर्स नहीं पा सकते। मैं आपको बताऊं, आपको रूट कॉज में वापस जाना पड़ेगा, उनकी जो आयुर्वेदिक पद्धति है उनको अपनाना पड़ेगा, तभी आपका रोग ठीक होगा, नहीं तो आप बीमार होते जाएंगे। किसी टाइम होता था कि आयुर्वेद को लोग हैबिट के कि योग करना है अच्छी बात होती है, बट अब लोगों के लिए मजबूरी होता जा रहा है, क्योंकि वो ऐसे कल्चर को अपनाते जा रहे हैं जिसके उनको डे टू डे लाइफस्टाइल कितना ख़राब हो गया कि उनको बीमारियां लगती जा रही है। अब उन बीमारियों से निजात पाने के लिए या तो उनको डेली पिल्स खानी पड़ेंगी या उनको अपना लाइफस्टाइल सुधारना पड़ेगा। ये अब हॉबी नहीं रही है, ये अब आपका कारण बनता है, वो आपका मतलब आपके लिए मजबूरी हो गई है, मैं कहूँगा आपको। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ये आप थेरेपी की बात कर रहे थे, पद्धति की बात कर रहे थे। आयुर्वेद में बड़ा चर्चित नाम है पंचकर्मा का। हाँ जी। ये पंचकर्मा क्या होता है और किस तरह से लाइफ चेंज करता है या रोग पे इसकी कमांड होती है? पंचकर्म जो वर्ड्स बोला गया है, 5 कर्म, जिसमें वमन, विरेचन, नस्य, रक्त मोक्षण और बस्ती जिसे हम कहते हैं। तो आपको मैं थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म बता दूं। वमन ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है। आयुर्वेद कहता है कि आपके बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी आम बन जाता है। अनडाइजेस्टेड फूड को हम आम बोलते हैं। ठीक है, अगर आप कुछ भी खा रहे हैं, बैड लाइफस्टाइल की वजह से खा रहे हैं, आप कुछ भी ओवर ईटिंग कर रहे हैं, तब भी आपके अंदर टॉक्सिसिटी जिसे आप बोल सकते हो वो बन जाती है। वो धीरे धीरे बन के शरीर में रोगों का कारण बन जाती है। तो उस टॉक्सिसिटी को शरीर से निकालना, आपको पता है बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ डिटॉक्सिफाई करवाते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन करवाते हैं, पंच कर्म करवाते हैं। तो इसमें क्या होता है, वमन क्या करते हैं, हम आपके शरीर के अंदर पहले आपको लुब्रिकेंट करते हैं अच्छे से, इंटरनली और एक्सटर्नली। और उसके बाद आपका 6-7 डेज में आयुर्वेदिक पंचकर्मा, हमारी जो एक पंचकर्मा के स्पेशलिस्ट होते हैं उनके गाइडेंस में ही आपका पंचकर्मा करवाते हैं। उसके बाद आपको वमन से वॉमिट करवा कर आपके जो दोष होते हैं उनको बाहर निकालते हैं। विरेचन से लूज मोशन के थ्रू आपको आपके शरीर में आपके दोषों को बाहर निकालते हैं। हाँ जी। तो आप लाइफस्टाइल की बात करते हो, एक अच्छी लाइफस्टाइल क्या होनी चाहिए, थोड़ा सा बता सकते हैं आप इसको? मैंने आपको बता दिया, आप नेचर देख लीजिए अपना नेचर। आपका नेचर कैसा है, विंटर्स में कैसा है, समर्स में कैसा है। ये बहुत वास्ट साइंस तो है, बट इसके प्रिंसिपल बहुत सिंपल है। अब हम बात करते हैं पानी कैसा पीना चाहिए। आप मुझे बताएं सर्वेश जी, आपकी जितना केजी वेट है, अगर आप किसी भी डॉक्टर के पास जाके कहते हैं कि सर मुझे ये बता दो कि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो, मुझे बता दो खाना कितना खाना चाहिए, पानी कितना पीना चाहिए, मुझे अपने हिसाब से बता दो, चाहे कितना महंगा टेस्ट करवा दो मेरा, और मुझे आप बता दीजिए कि कितना हो सकता है। आपको क्या लगता है उनका क्या जवाब आएगा? नहीं, वो तो ये नहीं बता सकते, उनकी मशीन तो बस आपके अंदर होती हुई चीज़ों को बता सकती है। हाँ जी, या वो ये बता देंगे कि 8 लीटर पानी पीना चाहिए, 8 गिलास पानी पीना चाहिए, 3 लीटर पानी पीना चाहिए। लेकिन मुझे ये बताओ, उन्होंने ये तक नहीं पूछा सर्वेश जी आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आप कैसे सारे दिन एसी में बैठते हैं कि नहीं बैठते। सपोज करिए हम दोनों का 70 केजी वेट है, ठीक है, मैं बाहर सारा दिन वॉक करता हूँ, मैं बाहर जाता हूँ, ठीक है, मेरा काम भी फील्ड का है। आप सारा दिन स्टूडियो में बैठ के पॉडकास्ट करते हैं, ठीक है, और आप हम दोनों जाएंगे, वो आपका वेट के हिसाब से कहेंगे अच्छा 70 केजी वेट है तो आप ऐसे कीजिए, आप 8 गिलास पानी पी लीजिए, 3 लीटर पानी पी लीजिए। तो ये सेम कैसे हो सकता है? 1 लीटर तो मैं शायद स्वेटिंग से ही बाहर निकाल दूँ। समर्स में कैसा होता है, विंटर्स में कैसा होता है? कितना आप कहोगे यार ये तो बड़ा मुश्किल काम हो गया कि पानी को चूज़ करना। इसका एक आसान चीज़ है कि आप अपने शरीर को जान लीजिए। अच्छा, मैं आपको 2 चीज़ें बताता हूँ सिंपल सी। एक तो आपके लिप्स ड्राई नहीं होने चाहिए, और एक आपका जो पेल येलो कलर का आपका यूरिन होता है वो आपका उससे ज़्यादा डार्क येलो नहीं होना चाहिए। तो ये सर्वेश जी के ये आपके बॉडी के अंदर सेंसर्स लगे हुए हैं, बहुत सेंसर्स लगे हुए हैं। अच्छा, गाड़ियों में सेंसर आने लगे तो कई ज़्यादा आपके आयुर्वेद में आपकी बॉडी में सेंसर्स लगे हुए हैं। तो सेंसर्स को जानना जरूरी है। आजकल हो क्या रहा है, जिसे हम नेचुरल अर्जीज कहते हैं, हम आयुर्वेद में वेग बोलते हैं। इसमें जैसे अब मैं आपको कहूँ अभी सो जाओ, आपको नींद नहीं आ रही है, गलत है। आप नहीं सोओगे, आपको नींद नहीं आ रही, आप सो रहे हो तो भी आप गलत कर रहे हो। लेकिन अगर आपको जब नींद आ रही है तब भी नहीं सो रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। ये आप डेली कर रहे हो। आपको पता है 10-10:30 बजे सबको एक नेचुरली नेचर के हिसाब से जब आप लाइट्स बंद कर देते हो, जब आप चीज़ें ठीक कर दो, आपको एक बार नींद जरूर आने लगती है। बट आजकल के लाइफस्टाइल के आप बिजी हो, आपके काम है, वो नींद ना करना वहाँ पर आपका काम ख़राब कर देता है।
जो बॉडी में आपको रिजुविनेशन पावर स्टार्ट करनी थी, जो आपको उसको स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए आपको ब्रेन सेल्स को दोबारा से रिजुविनेट होना था, वो चीज़ें काम ख़राब हो जाती है और धीरे धीरे करके फिर वो आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, स्लीप डिसऑर्डर और सारी चीज़ें फिर आजकल स्ट्रेस से रिलेटेड हो गई हैं। आयुर्वेद तो कब से फॉलो करता है। हम सोराइसिस के केसेस में किसी को एक्जिमा है, मान लो स्किन में प्रॉब्लम है, तो उनको हम शिरोधारा करवाते हैं, मतलब उनके ब्रेन को काम करवाते हैं, ठीक है, उनके दोषों को काम करने के लिए। अब आप कहोगे कि सर प्रॉब्लम तो स्किन में हुई है और आप ब्रेन का इलाज कर रहे हो, स्ट्रेस का इलाज करो, ऐसा कैसे कर रहे हो? तो इसका अब चीज़ें निकल के आ रही है। आजकल हर चीज़ ना स्ट्रेस इंड्यूस्ड हो गई हैं। डॉक्टर्स, बड़े बड़े डॉक्टर्स लिखते हैं ये स्ट्रेस इंड्यूस्ड IBS, स्ट्रेस इंड्यूस्ड एक्ने, मतलब मुंह पे दाना भी है वो स्ट्रेस की वजह से है। हेयर फॉल हो रहा, कहते हैं ना आप स्ट्रेस ना लो हेयर फॉल बढ़ जाएगा। अब चीज़ें स्ट्रेस चीज़ें आने लगी और आयुर्वेद को कब से फॉलो करता आ रहा है कि आप अपना सात्विक भोजन रखें, सात्विक पहनावा रखें, चीज़ें ठीक रखें, बीमारी आपको लगेगी ही नहीं। अच्छा, मज़ेदार बात ना, ये मैं पहली बार जाना हूँ कि आपको अपने वजन के हिसाब से खाना खाना चाहिए और आपको अपने वजन के हिसाब से पानी पीना चाहिए। मैंने सुना ही नहीं था इस बात को आज तक। ये एलोपैथिक बिलीव करता है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप बच्चे के लिए आप दवाई लेने जाते हैं या कहीं भी आप मेडिसिन लेने जाते हैं किसी डॉक्टर, वो आपका वेट करवाता है ना, कि आपको कितने 60 kg वेट है, तो उसके हिसाब से उनके फॉर्मूलाज हैं पड़े कि अगर 60 किलो का पेशेंट है तो आपको ये वाला सोल्ट इतने ग्राम में देना है, इतने mg में देना है। तो इस तरह से ही आप वाटर और फूड का कॉन्सेप्ट उन्होंने बताया हुआ है। आयुर्वेद ऐसा नहीं बिलीव करता है। आयुर्वेद के केजीज के हिसाब से कुछ नहीं होता है। ओके। आपके शरीर में आपकी जो जठराग्नि डाइजेस्टिव फायर है वो कितनी है। मैं आपको बताऊं कि अगर आप कुछ भी खा रहे हो, मान लो मैं भी 500 mg की गोली ले रहा हूँ, आप भी 500 mg की गोली ले रहे हो, मेरी डाइजेस्टिव फायर ही वीक है तो मुझे एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मैं अगर आपको बताऊं तो सेम एज इट इज़ आयुर्वेद में पानी का जो कॉन्सेप्ट बताया गया है वो आपके हिसाब से बताया गया है। आपको इतना बड़े सारे रूल्स जानने की ज़रूरत नहीं है। आजकल के जो जेनजीज, आजकल के जो जनरेशन्स हैं, जेनजी जनरेशन है, वो सबको तथ्य पे बिलीव करते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि आप जो सर्च कर रहे हैं ना कि अब ये कैसे होना चाहिए, मुझे पता चले मैं तब करूँगा, इससे पहले पर करके देख लो आपको वैसे ही बिलीव हो जाएगा। अब आपको फूड की बात बताऊं मैं आपको, लोग सुबह उठते हैं, लोगों को डाइट का रहता है कि मेरे पास पैसा आ गया, सब कुछ आ गया, मुझे तो अपने न्यूट्रिशनिस्ट रखने हैं, मेरे को तो कार्ब्स ऐसे होनी चाहिए, फैट ऐसा होना चाहिए, प्रोटीन इतने केजी, साथ साथ चले, मुझे तो सुबह वाली डाइट है। लोगों आजकल बड़ा ट्रेंडिंग है चीज़ें, ठीक है, लेकिन आप जठराग्नि, आपका डाइजेस्टिव फायर कैसी है? आप खा तो रहे हो सोना, पच नहीं रहा आपको कुछ भी, तो उसका क्या फ़ायदा? अच्छा, इस तरह की चीज़ें। अच्छा, जैसे ये बातें आपने बताया, तो क्या जब हम आयुर्वेद को देखते हैं तो एक वैद्य नज़र आता है हमें, और जब एलोपैथ को देखते हैं तो अलग अलग डॉक्टर नज़र आते हैं, अलग अलग जो बॉडी के पार्ट हैं उसके अलग अलग डॉक्टर हैं। हाँ जी। तो क्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तरह ही आयुर्वेद में भी अलग अलग डॉक्टर होते हैं या एक ही वैद्य सब देखता है? नहीं, बिल्कुल, मेडिवन में हम यही काम करते हैं। ये मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, इसमें हम यही करते हैं कि जो डॉक्टर्स जिन डिजीज़ पे काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं उनको हम अपने पैनल पे लाते हैं और उनसे ही ट्रीटमेंट करवाते हैं। आयुर्वेद के डॉक्टर? आयुर्वेद के डॉक्टर्स, बिल्कुल आयुर्वेद के डॉक्टर। इसमें पंचकर्मा जो हमारी डिपार्टमेंट है, सारे आयुर्वेद में सब तरह की MDs होती हैं। अच्छा। सर्जन्स भी होते हैं, बच्चों के डॉक्टर, पीडियाट्रिशियंस भी होते हैं हमारे, तो ENT के डॉक्टर्स भी होते हैं। सारी आपकी ये पूरी जितनी भी एलोपैथी में होता है सेम आयुर्वेदा में डॉक्टर्स होते हैं। सर्जरी भी होती है? सर्जरीज होती है, बिल्कुल होता है। एक क्षार सूत्र बड़ा फेमस है, आपको मैं बताऊँ, एनोरेक्टल सर्जरी, जिसमें पाइल्स, फिशर, फेस्टुला में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, वो आयुर्वेदा में जो सर्जरी होते हैं वो एलोपैथी में सर्जरीज भी नहीं होती है। अच्छा। इसमें क्या होता है, एक थ्रेड होता है, हम थ्रेड टाई करते हैं, वो उनमें जो मेडिसिन होती है वो एंटी इन्फ्लामेटरी होती है। ओके। और अब मैं आपको बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ आयुर्वेदा में कि जो अग्निकर्म एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होता है। अगर आपको डील हो जाती है, कॉन्स हो जाते हैं पैरों में लोगों को, तो लोग जाते हैं कि कट्स लगा देते हैं, वो कट लगाते हैं, उसमें वूंड उनको खड्डा कर देंगे और उसके ऊपर फिर पट्टियाँ करने लग जाते हैं। हम अग्निकर्म से क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर जो टिश्यू, जो डेड टिश्यू होता है, उसको हल्का सा बर्न कर देते हैं। ओके। बर्न करने से वो सेल्फ हीलिंग में चला जाता है। इसमें आपको क्या करना पड़ता है, एक तो आपको स्टरलाइज करने की जरूरत नहीं है, बिटाडिन लगा रहे हो आप, चीज़ें लगा रहे हो, सारी चीज़ें करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अग्नि जो होती है उससे ऊपर तो कुछ स्टरलाइजेशन नहीं होती है। बात तो सही है। तो इस तरह से हम सर्जन जो सर्जरी करते हैं वो आयुर्वेद के तरीके से करते हैं, तो बहुत शानदार रिजल्ट्स आते हैं। आप पाइल्स की बात किया, मेरे पिछले उसमें कुछ लोगों ने पाइल्स को लेकर सवाल पूछा था, तो क्या पाइल्स का जो आयुर्वेद में ऑपरेशन होता है वो क्या उसमें भी चीरा लगता है या किस तरह से होता है? नहीं, उसमें क्षार सूत्र विधि के द्वारा जो कह रहे हैं, जो आयुर्वेदिक जो हर्ब्स होती हैं, जो मेडिसिन होती हैं, जात्यादि तेल होता है, जात्यादि तेल बहुत हमारा जो एंटीबैक्टीरियल और उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उससे हम ट्रीटमेंट करते हैं और बिल्कुल अच्छा फ़र्क पड़ता है। ओके। हाँ जी। मतलब अगर कोई ये सोचता है कि आयुर्वेद जो है केवल वो पुड़िया का काम है, तो पुड़िया नहीं, बल्कि वहाँ ऑपरेशंस लेके वो सारी चीज़ें होती हैं जो आपकी
मॉडर्न मेडिसिन बियॉन्ड साइंस है सर, ये बिल्कुल साइंस जरूर है, बट आपको ये फील करनी पड़ती है आपको। आप शुरू में आप कुछ भी प्रॉब्लम, मैं आपको कह रहा हूँ आयुर्वेदिक हेल्थ से लेकिन नहीं, आपकी लाइफस्टाइल, आपके विचार, आपको मैं बताता हूँ, आप कहते हैं ना कि मेरी सिक्स्थ सेंस, हाँ आपकी आपकी गट हेल्थ, आप बात करते हैं कि यार मेरी ना मुझे मुझे गट फीलिंग आ रही है, तो वो गट फीलिंग क्या है? ब्रेन का और आपके डाइजेशन आपकी जो डाइजेशन आपका सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है। आप देखेंगे कि आप कई बार जाते हो, कुछ स्ट्रेस्ड होता है, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल फील कर रहे होते हैं, आपका पेट खराब हो जाता है। हाँ तो ये डायरेक्ट रिलेशन आपका कब से बोलोगे, अब आजकल साइंस मानने लगी है इस चीज़ को लेके, ब्रेन और गट का डायरेक्ट कनेक्शन है। अच्छा हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, लेकिन आयुर्वेद को लेकर ना तमाम तरह के मिथ भी हैं, तो क्या आपके पास जो मरीज आते हैं वो कुछ मिथ भी लेके आते हैं? अगर लेके आते हैं तो किस तरह के मिथ हैं? तो मिथ ये है कि स्लो काम करती है आयुर्वेद। हाँ लेकिन वही है कि अगर मैं आपको एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट बताता हूँ। शुरू में जब मैं आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करना शुरू करा, तो अब अभी देखेंगे विंटर्स में आपको ना थ्रोट इन्फेक्शन होने लग जाएंगे, ठीक है? तो लोग बड़ी एलोपैथी में एंटीबायोटिक्स खाते हैं, एजिथ्रोमाइसिन 500 mg खाते हैं लंबे टाइम तक, जिसको URTI LRTI जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। आयुर्वेद में एक बहुत सिंपल पबरी, जिसे एक पौधा करके होता है, ठीक है, उसकी आप 5 लीव्स अगर सुबह आप उसको चबा लेते हैं, चबा चबा कर खाते हैं, तो आप देखेंगे कि एजिथ्रोमाइसिन से भी बहुत जल्दी आराम करती है। अच्छा, वो 5 पत्तियां जो 5 पत्तियां जो काम करती है, जबकि वो एंटीबायोटिक है। जो हाँ वो एंटीबायोटिक्स है, और आयुर्वेदा में जो जिस तरह से वो कफ शामक होती है और बहुत अच्छा काम किस करती चीज़ है। की पत्ती होती है वो? तो जो जिसे हम पबरी बोलते हैं, अच्छा, हाँ, अलग अलग जगह अलग मरुआ बोला जाता है बेसिकली। अच्छा। मरुआ काफ़ी कॉमन होता है लोकल लैंग्वेजेस में, हाँ, मड़ुआ मरुआ मरुआ अच्छा। हाँ, वो अलग अलग ना जगहों पे अलग अलग नाम अलग से होता है। बट अब यही चीज़ें हैं, अगर मैं पॉडकास्ट में बैठ के ये चीज़ें बता देता हूँ, तो लोग क्या करेंगे, वो मरुआ खाने लग जाएंगे, चटनी खाने लग जाएंगे, लेकिन वो कॉज को नहीं देखेंगे कि किस वजह से आपका थ्रोट इन्फेक्शन हो रहा है। चीज़ें तो ठीक हो रही हैं आपकी, फ़र्क ज़रूर पड़ेगा, लेकिन अच्छा फ़र्क तब पड़ेगा जब आप कारण को जानेंगे। अब आप साथ में कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं ठंडी ठंडी, गला आपका ख़राब है, ठीक है, आप परहेज रख नहीं रहे हैं, ठीक है, फ्रिज का पानी पी रहे हैं, और साथ में आप सोच रहे हो कि एक ऐसी दवाई दे दे डॉक्टर साहब की, वो भी खा लूँ और वो भी खा लूँ और काम चल जाए। ये चीज़ें नहीं होती हैं। आपने भी जिक्र किया था, वो क्वेश्चन पूछ नहीं पाया क्योंकि दर्शक वो जानना चाहेंगे कि अपनी प्रकृति के बारे में जानना चाहिए। आपने कहा गर्मी में किस तरह की प्रकृति होती है, ठंडी में किस तरह की होती है, बरसात में किस तरह की होती है, तो कोई इसको जानने के लिए क्या कोई तरीका होता है? अब तो आयुष मंत्रालय एक बहुत अच्छी पहल करने जा रहा है। शायद जब ये पॉडकास्ट शुरू आएगा तो उसके अब ये आपकी ट्रायल्स हो चुके हैं, सारी की चीज़ें। एक ऐप बनती जा रही है, प्रकृति परीक्षण अभियान शुरू हो रहा है पूरे इंडिया में। अच्छा, उसमें क्या हो रहा है, आपको एक ऐप मिलेगी, उसके अंदर क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, वॉलंटियर्स आएंगे, ठीक है, और वो आकर आपको आपकी जांच करने के बाद, आपकी सारी क्वेश्चनिंग बताने के बाद, आपको उस ऐप में सारे आपका डाटा फीड कर देंगे, और उसके बाद सीज़न के हिसाब से आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये सब चीज़ें अब आयुर्वेद को फील करने के लिए लोग तैयार हैं। और अब बहुत जल्दी आयुष मंत्रालय की पहल, और जो बीजेपी गवर्नमेंट ने जो आयुर्वेद को बढ़ाया है, उसका मैं धन्यवाद करता हूँ। और उससे फिर जो लोगों को पता चलेगा कि आयुर्वेद कितना पावरफुल है, कि उनको पता चल जाएगा कि उसकी प्रकृति के हिसाब से उसको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो ये बहुत जल्दी पहल होने वाली है। हम जो प्रकृति बेसिकली देखते हैं बॉडी में, जो वात पित्त कफ के हिसाब से देखते हैं। आप देखते हैं ना, कई लोग होते हैं कि वात प्रकृति के, जो बड़े थिन पतले होते हैं, ठीक है, उनकी रुक्ष त्वचा होती है, ड्राई, ठीक है, वो सारा दिन मॉइस्चराइजिंग चीज़ें लगाने के बाद भी उनको ड्राइनेस रहती है ज़्यादा, ठीक है, और वो कुछ कहते हैं कि कुछ भी हम खा लें तब भी हमारा वेट नहीं बढ़ता है। कोई एक तरह होता है कि मैं कभी वेट गेन कर लेता हूँ, मैं कभी वेट लॉस कर लेता हूँ, और एक होता है कि भाई मैं पानी भी पीता हूँ तो मुझे घी लग जाता है। तो ये आयुर्वेद में प्रकृति के हिसाब से होता है, जो शरीर में बाय बर्थ होती है। ये अब इसको चेंज नहीं कर सकते हो, इसको आप मेंटेन कर सकते हो। तो मेंटेन कैसे करना है, ये इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मैं जैसे पित्त प्रकृति का हूँ, ठीक है, और मेरा कोस्ट कैसा है, उसके हिसाब से मेरा खान पीन कैसा होना चाहिए, तो मुझे बीमारी ही नहीं लगेगी। तो ये बहुत बहुत बड़ी साइंस है। इसके बारे में लोगों को अब जानना बिल्कुल शुरू हो जाएगा। जब ये ऐप सब डाउनलोड करेंगे और पता चलेगा, तब उनको पता चलेगा अच्छा ये मेरे लिए गलत था क्या, इसी की वजह से तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। अगर मुझे मेरे हिसाब से अगर मुझे स्पाइसी नहीं खाना है और मैं बार बार स्पाइसेस खाऊंगा तो मुझे एसिडिटी बनेगी, फिर इन्फ्लामेशन बनेगी, और फिर जाते जाते मुझे IBS जैसी डिजीज़ हो जाएगी। मतलब कई बार हमें पता ही नहीं होता, और जिन चीज़ों से होकर के हम चल रहे होते हैं वो हमारे शरीर में बीमारी पैदा कर लेती है। एग्जैक्टली। आप बीमारियों की बात कर रहे थे, चलिए कुछ बीमारियों पे हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि बीमारी ना हो तो उसके लिए अपने इम्यून सिस्टम को कैसे बढ़ा सकते हैं, मजबूत कैसे कर सकते हैं? लाइफस्टाइल, वही चीज़ है, मैं आपको बताता रहा हूँ, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं। आपका लाइफस्टाइल आपका ठीक रहेगा, चीज़ें ठीक रहेंगी। स्ट्रेस लेवल, अब स्ट्रेस का इम्यूनिटी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है। आप स्ट्रेस्ड फील करते हैं, मान लो गलत खाते पीते हैं, तो आपकी इम्यूनिटी ख़राब होएगी। आजकल बड़ा कॉमन चीज़ है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर।
उसमें क्या होता है कि आपकी जो इम्यून पावर है वो ओवर एग्रेसिव हो जाती है। जहाँ पर आपको सपोज करो एक एलोपेशिया एरियाटा करके बड़ी बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स आ रही है, लाइकन प्लेनस और ऐसे ऐसे जितनी भी प्रॉब्लम है सारी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं। ऑटो इम्यून में क्या होता है, आपकी इम्यूनिटी पावर जो है वो आपकी बॉडी के अगेंस्ट काम करने लग जाती है। आपके इस पर्टिकुलर एरिया में उगने तो बाल चाहिए, नेचुरल प्रोसेस है, बाल शेड ऑफ होते हैं और नए बाल होते हैं, लेकिन आपकी इम्यूनिटी ही उस चीज़ को खाने लग जाती है। अच्छा, हाँ जी, तो इसे एलोपेशिया एरियाटा बोलते हैं, ठीक है। और ये सब चीज़ें होने लगी हैं। सोराइसिस है, सोराइसिस में क्या होता है, आपकी स्किन नॉर्मली जो आपको 6 वीक्स में आपकी स्किन दोबारा से रिजुविनेट होती है, उसका प्रोसेस फास्ट हो जाता है। उससे फिर आपकी आगे फ्लेक्स और आप सोराइसिस देखते हो कि एक सफ़ेद से पापड़ी सी झड़ने लग जाती है, वो सब चीज़ें होने लग जाती है। तो वो कारण क्या है, आपकी शरीर आपकी उसको चाहिए नेचर के साथ तालमेल, आप तालमेल नहीं मिला रहे हो। उसको जिस टाइम सोना है उसको सोने नहीं दिया जा रहा है, जिस टाइम उसको खाना उस टाइम खाना नहीं दिया जा रहा है, या ओवर ईटिंग करते जा रहे हैं। तो आप अंदर के जो चीज़ें प्रॉब्लम आ रही हैं तो नई नई टर्म्स बनती जा रही हैं। अच्छा, जो डाइटिशियन डाइट प्लान बना के देते हैं, तो क्या आप लोग भी इस तरह का कुछ डाइट प्लान, या सुबह सो के जगने से लेकर के रात में सोने तक किस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, ऐसा कुछ बनाते हैं क्या आप लोग? बिल्कुल बनाते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या होता है, आप किस जगह से हैं, अच्छा, आपकी प्रकृति कैसी है, आपका खाना पीना कैसा है, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, मतलब आप हम कौन जिस सी जगह के रहने वाले वो भी मायने रखता है। बिल्कुल मायने रखता है। आपको मैं बताऊं, आजकल लोग कहते हैं एवोकाडो खा लो, या कहते हैं कि नॉर्थ इंडिया में आके कि आपको साउथ इंडियन हेल्दी फूड होता है। साउथ इंडिया में साउथ इंडिया जा रहे हो तो साउथ इंडियन फूड अच्छा है, नॉर्थ इंडिया में तो नॉर्थ इंडियन। क्यों? जो लोकल आपको जो फ्रूट्स अवेलेबल हैं, जो इजीली अवेलेबल आपको इस जलवायु में आपको जो चीज़ें मिल रही है वो अब इसी जलवायु में पैदा हुए हैं, इसी जलवायु में जी रहे हैं, और इसी जलवायु के जो आपको जो फ्रूट्स और जो गेहूं जैसे उगती है हमारे, हम नॉर्थ इंडिया से हैं, तो ऐसे ही चीज़ें आपको अवेलेबल होती है। साउथ में जो चीज़ें आपको वहाँ पर जो इजीली अवेलेबल है वो आपके लिए बेनिफिशियल होती है। मतलब पंजाब का छोला भटूरा और उत्तर प्रदेश का दाल भात अगर एक्सचेंज हो जाए तो आदमी बीमार हो सकता है। ऑब्वियसली बीमार हो सकता है, बिल्कुल, क्योंकि वो उस हिसाब से बनी नहीं हुई, उस प्रकार के लोगों के लिए नहीं बनी हुई है। आप बाल झड़ने की बात कर रहे थे। आजकल मार्केट में बहुत से प्रोडक्ट आते हैं, एलोपैथ में तो मान लीजिए देते हैं लोग और उसका कुछ पता नहीं चलता, या फिर सीधे आप बाल के लिए ट्रीटमेंट करवा लो। हाँ जी। और बहुत से प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहे हैं ऑनलाइन। आयुर्वेद में क्या कुछ ऐसा है क्या कि आपके बाल नहीं झड़ेंगे, या जो झड़ गए हैं वो उससे उग आएंगे, या बाल आपके काले रहेंगे, ऐसा कुछ होता है क्या? देखिए, अगर पित्त प्रकृति का पर्सन है, मान लो जैसे मैं पित्त प्रकृति का हूँ, तो मैं अपने ग्रेइंग ऑफ हेयर को नहीं रोक सकता हूँ, क्योंकि अच्छा। ये बाय बर्थ मुझे चीज़ मिली हुई है। ओके। हाँ जी, तो मैं अगर मेरे फादर के, मेरे मदर के आज भी डार्क हेयर, बिल्कुल हेयर है, बट अभी मेरे भी वाइट हो रहे हैं, उसका कारण मैं उसमें चेंजेस नहीं ला सकता हूँ। मैं बहुत अच्छे लाइफस्टाइल पित्त को जितना बैलेंस करूँगा तब मेरा डिलेड हो जाएगा। लेकिन ये कहीं ना कहीं ईमानदारी जो से आप चीज़ बोल रहे हैं, ये अच्छी हाँ बात है जी, कि कम से कम लोग गुमराह नहीं होंगे। बिल्कुल। तो जिनके हैं पित्त, वो उनका पहले कारण देखते हैं। अगर किसी का हेयर फॉल हो रहा है या ग्रेइंग ऑफ हेयर हो रहे हैं, अब अर्ली स्टेजेस में ग्रेइंग ऑफ हेयर हो रहा है, इसका कारण क्या है, हम्म। कारण जानने के बाद आप ट्रीटमेंट करते हैं तो आपको बहुत निश्चित रिजल्ट आते हैं। अच्छा, मतलब ये एक तरह से मैं देखूं तो मिथ है कि किसी के भी बाल उग जाएंगे, और आप ये लो, ये तेल लगाओ, आप ये बिल्कुल। दवाइयाँ खाओ। तेल जो चीज़ें बताई गई हैं, बेसिकली आपको मैं बताऊं, इंडियंस ही हैं जो हेयर ऑयल ज़्यादा लगाते हैं। मैं आपको बताऊं, बाकी वेस्टर्न कल्चर में क्योंकि आप लोग इतने ऑयल लगा लेते हैं जिससे आपका नेचुरल जो तेल जो बेसिकली है वो एज ए ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लेना चाहिए। ओके। कि आप हफ्ते में 2 बार लगा रहे हैं, और किस कारण से लगा रहे हैं, और तेल कौन सा लगा रहे हैं, ये भी सब चीज़ें आप वर्णित है आयुर्वेदा में कि आपको डेली प्रोसेस में अगर आपको ऑयल लगाना है तो कौन सा लगाना है, हफ्ते में 2 बार लगाना है तो कौन सा लगाना है आपको। तो लेकिन लोग आजकल तेल लगा रहे हैं, जिसकी वजह से जो आपको जो एक नेचुरल ऑयल निकल सिक्रेशन होना चाहिए उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है, और वो फिर फेस पे आने लग जाता है, और उसमें फिर एक्नेज और ये सब चीज़ें होने लग जाती हैं। एक बहुत बड़ी समस्या आप भी देख रहे होंगे, शुगर की, मधुमेह की, और हर कोई परेशान है। किसी को पुराना शुगर है, किसी को खानदानी शुगर मिल जाता है, किसी को टाइप 2 हो जा रहा है। अब तो 30-32 साल के लड़कों को भी निकल के आ जा रहा है। कोविड के बाद तो शायद डायबिटीज़ के केसेस इतने हाइप होते जा रहे हैं, लोगों ने स्टेरॉइड्स इतना इनटेक किया है, उसके बाद से ही उनके बड़े इफ़ेक्ट देखने को मिल रहे हैं। शुगर बेसिकली क्या है, मैं आपको बताऊं, अगर आप डाइट मेंटेन करते हैं, अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं, तो शुगर रिवर्सिबल, एक जो कारण बता रहा हूँ मैं। अब लोग देखते किस तरह से शुगर को, लोग कहते हैं कि मैं ये वाली गोली खाता हूँ, इस गोली की जगह मुझे आयुर्वेदिक गोली दे दे कोई, ठीक है। ये गोली तो पता है कि इसमें ये हिपैटोटॉक्सिक है, आगे जाके लंबे टाइम तक खाओगे तो किडनी में प्रॉब्लम कर देगी। आयुर्वेद सेफ होता है। आयुर्वेद डॉक्टर, हमारे पास पेशेंट्स ऐसे आते हैं कि सर आप मुझे आयुर्वेदिक दवाई लिख दो शुगर के लिए। मीठा छोड़ना ना छोड़ना, सुबह उठ के वॉक करना ना करना, वो नहीं, वो उस चीज़ से रिलेट कर देते हैं। वो कहते हैं कि अगर फास्ट है आयुर्वेद, तो फास्ट आयुर्वेद इस तरह से, तो जो मैं मेटफॉर्मिन, ग्लिम्प्रेड जैसी मेडिसिन खा रहा हूँ, इसकी जगह आयुर्वेद में अगर है तो वो मुझे दे दो। मतलब वो दिमाग से मैनिफेस्ट करके आते हैं कि भाई मुझे दवाई पे ही चलना है, दवाई में मुझे चलना ये है। नहीं जानना कि आयुर्वेद लाइफस्टाइल के बारे में कुछ बता दे। पहले तो हम उनका कारण देखते हैं कि आपको शुगर हुई क्यों,
क्या कारण है, क्या चीज़ें स्पाइक करती हैं आपकी शुगर की, ये सब चीज़ें करने के बाद ही आपको हम आयुर्वेदिक जो दवाई देते हैं वो बहुत अच्छा फ़र्क करती है। और आप उसको कंटिन्यू, अगर आप लाइफस्टाइल को मेंटेन करके रखते हो तो आयुर्वेदिक दवाई भी छूट जाती है। आयुर्वेद बिलीव करता है कि अगर आप बिल्कुल ठीक है ना, तो आपकी दवाई ठीक ख़त्म हो जानी चाहिए। अच्छा। ऐसा नहीं है कि आप, ये नहीं है कि एलोपैथी दवाई छोड़ के आप आयुर्वेदिक दवाई कंटिन्यू सारी लाइफ ले रहे हो तो आपको ट्रीटमेंट बोलते हैं। ट्रीटमेंट ये नहीं होता। ट्रीटमेंट होता है कि आपने एक लाइफस्टाइल आपका मेंटेन कर दिया, आपकी जो चीज़ें ख़राब हो रही थी वो ठीक करा, और कुछ टाइम तक हमने आयुर्वेदिक दवाई दी, और उसके बाद धीरे धीरे करके हमने आयुर्वेदिक दवाई भी बंद कर दी। अब आप दवाई भी नहीं ले रहे हैं और एक लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं और आप बिल्कुल ठीक है। इसे बोलते हैं कि पूर्ण चिकित्सा। हाँ, लेकिन वो मुझे पिछले वाले डॉक्टर साहब भी ये बता रहे थे कि ये तो एक बार आपने गोली पकड़ ली तो पकड़ ली। तो आयुर्वेद में भी ऐसा नहीं है कि आपने गोली पकड़ ली तो आप, लोग एक शॉर्टकट चाह रहे हैं कि एलोपैथी दवाई की जगह आयुर्वेदिक दवाई मिल जाए, हम सारी उम्र लेंगे, लेकिन ये गलत। लेकिन लाइफस्टाइल नहीं चेंज करना चाहिए। जो कारण है, जो निदान परिवर्जन आयुर्वेद में बोला गया है कि जो रूट कॉज है उसको जब तक आप दूर नहीं करोगे आपको प्रॉब्लम रहेगी ही रहेगी। अच्छा, आप मुझे ना एक वो बताइए कि जो कॉमन लोग हैं, सबको शुगर है, जैसे आपने बोला ना कि आप चलते हैं कि नहीं चलते हैं, 2-3 चीज़ों का नाम लिया। हाँ जी। एक कोई ऐसी बात बताइए जो जितने भी शुगर के पेशेंट हैं ना सबके लिए लाभदायक हो। तो आप कार्ब्स कम कर दीजिए अपनी, गेहूँ थोड़ा सा छोड़ सकते हैं। अच्छा। जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो चीज़ें हैं, अगर आप देखते हैं कि लाइफस्टाइल में आप क्या खा रहे हैं हाँ। और कहाँ से हैं और कौन सी चीज़ आपको इजीली अवेलेबल है, वो चीज़ें देखते हैं। जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, शुगर लेवल जिसमें कम होता है, अगर वो चीज़ें खाने लगते हैं तो आपकी डाइट में बड़ी चेंजेस आते हैं। जिसमें हम गेहूँ, आजकल काफ़ी मॉडिफाई हो गया है गेहूँ, ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि मिलेट्स को आपको यूज़ करना चाहिए। अब ये नहीं है कि आप गेहूँ को बिल्कुल छोड़ दीजिए। अच्छा। तो वही है कि चीज़ें आपके हिसाब से क्या ठीक है मैं आपको बता सकता हूँ। अच्छा, ये जो यूनिवर्सल चीज़ें एक्चुअली पता क्या है, इन्फ्लुएंसर्स ने बैठ के आयुर्वेदा को इतना बोल दिया है, अब लोग हिट एंड ट्रायल करने लगे हैं। हाँ, वो चीज़ें अच्छा, गलत ये है। समझ में आनी चाहिए। इस पे आपको भी बताना चाहिए कि भाई आपको इन चीज़ों से सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि अवेयर भी करना है, क्योंकि जो लोग देख रहे हैं ना वो चाहेंगे कि उनको अवेयर भी हो इन चीज़ों से। हिट एंड ट्रायल चीज़ें नहीं करनी चाहिए आपको देखो, अगर आपको कोई चीज़ ट्राई करनी है तो किसी अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाएं, कंसल्ट करें, पूरी डाइट बनवाएं, पूरा लाइफस्टाइल बनाएं, वो बताएगा, वो समझाएगा, उसके बाद आप फॉलो करें, देखिए कितना मज़ा आता है। अच्छा, लोग कहते हैं कि जिनको शुगर हो गया ना वो जाए नए जूता खरीद के लेके आए और दौड़ना शुरू कर दे, चलना शुरू कर दे। क्या सच में ये लाभदायक होता है? अब डिपेंड करता है कि आपकी प्रकृति कैसी है। वही फिर चीज़ें, वही बात। बिल्कुल वही बात, सारी चीज़ें ही आपका लाइफस्टाइल, सब चीज़ें आपका कॉज क्या है। अब मैं आपको कह दूं, शुगर का पेशेंट है, अभी पोल्यूशन है एनसीआर में इतना ज़्यादा, हाँ। आप उसको कहो 40 मिनट आपको ब्रिस्क वॉक की जगह भागने लग गए हो, पता चले शुगर की जगह उसको रिप्रोडक्टिव अपना रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होने लगी हैं, क्योंकि उसकी वजह से आप जो ऑर्गन्स हैं आपके उसमें ज़्यादा आपने प्रेशराइज कर दिया। आयुर्वेद एक्सरसाइजेज में भी क्या कहता है कि आपको नॉर्मल चलना चाहिए और प्रकृति के हिसाब से चलना चाहिए। कैसी प्रकृति है आपको, इस हिसाब से। अगर वात प्रकृति का पर्सन अगर ज़्यादा भागता दौड़ता है, उसका वात बढ़ जाएगा, उसके बॉडी में पेन होने लग जाएगा। अच्छा, अब देखिए आप इसको कंफर्म किए हैं तो ये बात समझ में आई, वरना हर आदमी ये सोचता है कि चलना या दौड़ना किसी के लिए बुरा कैसे हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि चलना और दौड़ना भी बुरा हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। अब ओबेस जो जिसको ओवरवेट है, आप उसको कहोगे भागा कर, पहले ही वो थोड़ा चल रहा है तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, वो हाफने लग रहा है। क्यों? क्योंकि उसके ऑर्गन्स पे इफेक्ट पड़ने लग गया है। और आप उसको कह रहे हो थोड़ा भाग के जल्दी भाग, और ट्रेडमिल पे भाग, तेरा स्वेटिंग होगी बहुत ज़्यादा। स्वेटिंग तो आप संवेदन कर्म से भी करा सकते हैं आयुर्वेद में आकर। तो आप अगर उसको भगा रहे हो तो आप उसके ऑर्गन्स पे और ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हो, जिसकी वजह से उसको कार्डियक प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, एक बात आप भी कह रहे थे कि जितनी भी बीमारियां शुरू होती है ना वो पेट से शुरू होती हैं। बिल्कुल होती है। पाचन तंत्र ठीक नहीं होता है, तो पाचन तंत्र मतलब ठीक करने के लिए, प्रकृति को जाने बिना भी, हाँ जी, पाचन तंत्र को ठीक करने के लिए एक आम आदमी क्या क्या चीज़ों का एहतियात बरत सकता है? बहुत सिंपल रूल है, जब प्यास लगे तब पानी पिए, जैसे हमने चर्चा करी है। सेम एज इट इज, जब भूख लगे तब खाना खाएं, और भूख लगे तब खाना जरूर खाएं, और जब भूख ना हो तो बिल्कुल खाना ना खाएं। अच्छा। बिल्कुल सिंपल रूल है। आप सुबह उठते हैं, अब हो क्या रहा है, हम भूख मार रहे हैं। अब चाय के पीछे क्यों भागते हैं डॉक्टर? जो हम कहते हैं ना आयुर्वेदा में, जरूर किसी भी डॉक्टर पास जाओगे आयुर्वेद में आपकी चाय छुड़वा देंगे। हाँ, वो खुद भी नहीं पीते। मेरे पास 2-3 पॉडकास्ट हुए, कोई नहीं पीता। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि सुबह उठते ही आप अपनी भूख मार देते हो। आपने भूख मार दी, आपको भूख जो आपको जहाँ पर आपको न्यूट्रिशन, जहाँ पर आपको डाइट की रिक्वायरमेंट थी आपकी, वो तो पूरी हुई ना। और उसके बाद आप चलते चलते अपनी फास्टिंग कर ली, और जब आपको भूख नहीं लग रही है तब आप खाना खा रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि अब तो टाइम हो गया, अरे खाना तो खाना है, खाना नहीं खाएंगे तो जिएंगे कैसे। वो काम ख़राब है। सुबह उठते ही आपको एक नॉर्मल एक मिथ, और मैं आपको फाइनलाइज कर आज बता दूं कि मिथ जो है कि सुबह उठते ही बहुत ज़्यादा पानी पीना,
ठीक है, वो बिल्कुल गलत है। आयुर्वेद बिलीव करता है जठराग्नि पर। जैसे हमारा देश चूल्हा होता है ना, गांव में चूल्हा होता था, सुबह उठते ही अगर आप चूल्हे में 1 लीटर पानी डाल दो, वो सारा दिन नहीं जलेगा। इसी हिसाब से आयुर्वेद में हमारी जठराग्नि होती है, जो हमारे खून अपने जो हमारे फूड को पचाती है। तो अगर आप सुबह उठते ही बहुत ज़्यादा बल्क में पानी पीते हो तो आप क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के शिकार हो जाते हो। तो आपको ल्यूक वार्म वाटर पीना चाहिए सुबह उठते ही। मैं एक दिनचर्या की आपको बात बताऊं, जो हम यूजुअली पेशेंट को, एक नॉर्मल पेशेंट जो आता है, जो जानना चाहता है कि किस तरह से हमारे को हाँ, आप ये ठीक डिफाइन रहता कर है। ही दीजिए कि एक दिनचर्या क्या होनी चाहिए। तो सुबह आपको सबसे पहले तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ठीक है। उठते ही आपको भगवान को प्रणाम करना चाहिए, जिस भी भगवान को आप मानते हो। ठीक है, है। ग्रेटिट्यूड होना चाहिए कि अब मैं आज जो काम करने जा रहा हूँ मुझे सफल बनाना, इस तरह से आपको कामना करनी चाहिए। उसके बाद कुछ टाइम आपको अपने आप को देना चाहिए, जो सबसे ज़्यादा मिसिंग होता जा रहा है। लोग उठते ही, सुबह उठते ही फ़ोन उठा लेते हैं, अपने काम में लग जाते हैं कि अब तो पता नहीं, भाग दौड़ वाली लाइफस्टाइल में। आपको बिल्कुल नहीं करना। वो कहते हैं फिर करना क्या है, अपने आप को टाइम दो, जो आपका दिल करता है वो करो। अब 6 बजे उठते हो, मान लो, धीरे धीरे एकदम से फ़र्क पड़ेगा। मैं को एक चीज़ और बताता हूँ, इसमें एक बात और निकल के आती है कि जो लोग कहते हैं कि यार सुबह उठा नहीं जाता, हाँ हाँ, सबकी समस्या है। सबकी समस्या है। तो आपका सुबह उठना आपके पिछले दिन की डाइट पे निर्भर करता है, अगर मैं आपको बताऊं तो। अच्छा। बिल्कुल। अगर आप सुबह उठना चाहते हो ना, तो आपने पिछले दिन में को क्या डिनर किया है, कितने बजे डिनर किया है, ये ज़रूर आपको बहुत सहयोग करेगा। तो अगर आपको सुबह उठना है तो पिछले, अगर आप उठते हैं, वही है कि आप कि क्या आपका लाइफस्टाइल है, किस हिसाब से है। क्योंकि सबका आज का, कोई 9 बजे भी आप ऑफिस से आता है तो उसको हम उस हिसाब से चीज़ें बताते हैं। कोई अगर 7 बजे खाना खा सकता है तो उसको हम उस हिसाब से बताते हैं। तो आपको ये तो सुना होगा कि आपको सोने से पहले 2 घंटे एटलीस्ट आपका गैप होना चाहिए। ठीक है। अब लोग क्या कर रहे हैं कि 7 बजे तक खा लेते हैं काफ़ी, ठीक है, और सोते हैं 12-1 बजे, और 10 साढ़े 10 बजे उनको ऐसी तगड़ी क्रेविंग होती है कि उनसे रुका नहीं जाता। उनको ये तो लगता है 7 बजे हैवी मील हमें 7 बजे नहीं लेनी चाहिए, या सूर्यास्त के बाद नहीं लेनी चाहिए, लेकिन वो फिर उसको वो बीच में मंचिंग जो करते हैं वो उनके लिए फिर हार्मफुल हो जाती है। तो अगर आपको सुबह उठना है, तो अगर आप 7 बजे तक एक डिनर कर सकते हैं तो आपको 7 बजे डिनर करें और 10 साढ़े 10 बजे सोने की ट्राई करें। एक नेचुरल आपको चीज़ें पावर होती है, वो आपको सुलाती है। 10 बजे अगर आप सोते हो तो 11 से 1 बजे का जो टाइम होता है, उस टाइम आपकी पूरी बॉडी रिजुविनेट होने में टाइम लगता होता है। तो आपकी जो ब्रेन, जो आपको जो साउंड स्लीप होती है, उस टाइम आपको बिल्कुल अच्छी नींद आएगी और आप सुबह अपने फ्रेश उठोगे बिना अलार्म के। ये एक बहुत बड़ी वो है जो अभी हम लोग की बात बात में निकल के आई ना, क्योंकि ये कई बार सवाल भी मुझसे पूछा गया कि अगर हम 6 बजे खा लेते हैं तो फिर हम रात में कैसे रहेंगे 10 बजे तक, 12 बजे तक। ये सवाल भी उनका है कि अगर हमने 3 बजे खा लिया खाना और लोग कहते हैं शाम को नहीं खाना चाहिए सूर्य डूबने के बाद, तो फिर हम कैसे रहेंगे। तो 10 बजे जो सोना चाहता है, जो सुबह उठना चाहता है, वो रात को जल्दी सोएगा। सुबह उठना ये चैलेंज नहीं है कि मुझे 5 बजे उठना है, चैलेंज है कि अब रात को अच्छे से सो पाए, आपकी शरीर सो पाए। अब लोग क्या कर रहे हैं जी, हम तो टीवी देखते हुए खाते हैं और साइड में करते हैं प्लेट और सो जाते हैं। सुबह उठते हैं तो फिर धीरे धीरे करके मोटापा भी आ रहा है, डाइजेशन प्रॉब्लम भी है, कॉन्स्टिपेशन भी है, फिर कह रहे हैं पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। और लोग हेल्दी लाइफस्टाइल जीना चाह रहे हैं, लोग हेल्थ कॉन्शियस होना चाह रहे हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें जब तक आप नहीं सुधारेंगे, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आपको आती जाएंगी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को दुरुस्त करना चाहें, तनाव से छुटकारा पाना चाहिए, क्योंकि हर कोई तनाव में है, अलग अलग तरीके का तनाव है, EMI है, घर है, गाड़ी है, नौकरी है, बॉस है, और कुछ लोगों को मौसम से भी तनाव होता है। तो ऐसे लोग अपने आप पे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सिर्फ शांत बैठ जाए, अपने आप को थोड़े टाइम के लिए शांत बैठे, अपने आप को जाने। सबसे मेन बता रहा हूँ, मेडिटेशन बहुत पावरफुल चीज़ है। आजकल बड़ा मेडिटेशन लाइफ में चीज़ें हो रही है, मेडिटेशन करना वो तो आपका एक बहुत अगला स्टेप है, मेडिटेट करना। ठीक है, वो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, वो बहुत वास्ट चीज़ है, वो बहुत बड़ी साइंस है। आजकल के स्ट्रेस को दूर करने के लिए मैं आपको बताता हूँ, आप अपने आप को टाइम दीजिए। ओके। हर चीज़ से डिस्ट्रैक्ट हो जाइए। सुबह के लिए, सुबह मॉर्निंग में बहुत अच्छा ब्रह्म मुहूर्त होता है, आप थोड़ा सुबह उठने की कोशिश करिए, या अगर आपको शाम को भी टाइम मिलता है, कुछ नहीं, शांत रहें, आपको खुद पॉजिटिव चीज़ें आएंगी, आपको खुद पता चलेगा कि आपकी लाइफ में आपके हिसाब से क्या ठीक है। अब किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, हम फाइनेंशियली ठीक नहीं कर सकते ना, किसी को हेल्थ से इशू है, हेल्थ ठीक नहीं कर सकते, किसी की रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, हम रिलेशनशिप ठीक नहीं कर सकते, लेकिन इतना तो टाइम दीजिए कि अपने आप बॉडी उसको जानने का तो टाइम दीजिए। उसको जाने तो, अगर मुझे फाइनेंशियली बर्डन है, लोग भाग रहे हैं कि मुझे पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, लेकिन ठहर जाओ, देखो कि किस तरह से रूट से आएगा, किस तरह से आएगा। स्पिरिचुअल पावर आपको, स्पिरिचुअल एनर्जी आपको ज़रूर पूरा अच्छा रास्ता देगी, लेकिन आप उससे कनेक्ट तो हुए। सुबह उठ के थोड़ी देर आप बैठे, शुरू में कहते हैं सुबह क्या करें, कौन सा योग करना चाहिए, कौन सा ध्यान करें, ध्यान की क्रिया क्या होनी चाहिए, वो बहुत दूर है सर। अभी आप सिर्फ नॉर्मल सुबह उठ के आप अपने आप के लिए आधा घंटा निकालें,
लेडीज़ को स्पेशली, अगर लोग कहते हैं कि सुबह उठते हैं अपने हस्बैंड को तैयार करना है, बच्चों को तैयार करना है, मैं तो सुबह शाम भागती हूँ, मैं तो सुबह जल्दी उठ जाती हूँ, सारा काम करती हूँ, शाम तक काम करती हूँ, रात को सो जाती हूँ, फिर भी मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, फिर भी मेरे को एक बात है जो माइंड में घूमती रहती है, आपने सुबह उठ के अपने आप को कितना टाइम दिया? अब तो सुबह उठते ही भाग दौड़ में लग गए ना। आपने तो अपने आप को कितना टाइम, अपने अपने मन को कितना जाना, अपने तन को कितना जाना, ये जानने वाली ज़रूरत है। सारी बीमारी मन से ही तो मन शुरू से हो रही मन से है। शुरू है। तो आप अगर थोड़ी देर अब बैठते हैं तो आपको जो आपकी शरीर, आपकी लाइफ में जिस चीज़ की कमी है वो कमी पूरी होने लग जाएगी। चाहे वो फाइनेंशियली कमी है, इमोशनल आपका प्रॉब्लम हो रही है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रही है, आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम पूरी होने लग जाएगी। आप अपने नेचर से मांग के तो देखें, नेचर से तब मांगेंगे जब नेचर उठता तब आप साथ उठे। ये सब वही चीज़ है, सब लोग कहते जब वो हैं। सोता है तब सो जाइए, चीज़ें अपने आप खुद ब खुद ठीक हो जाएंगी। अब रिसर्चेज हो रही है, कैंसर में लोग रिसर्च कर रहे हैं, सर्कैडियन रिदम पे रिसर्च कर रहे हैं, आपको ऐसा करना है, हार्मोन्स ऐसे चेंजेस होते हैं, फलाना। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, चीज़ों में घूमोगे, अगर आपको लगेगा कि मैं ये भी जान लूँ, मैं डाइट भी जान लूँ कि मुझे क्या खाना चाहिए, फ़ैट को आप प्रोटीन्स के हिसाब से, ये जानने से अच्छा है अब ये जान लो कि आपको जब भूख लगती है तब ढंग से खाना खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो। आपको जब भूख लग रही है तो आप आराम से बैठ के बिना टीवी की डिस्ट्रैक्शन से, बिना मोबाइल की डिस्ट्रैक्शन से आप खा पा रहे हो कि नहीं खा पा रहे हो। ये खाओगे तो वो खाना पचेगा भी सही। अब क्या हो रहा है मैं बताता हूँ, ओवर ईटिंग कैसे हो रही है। आयुर्वेद तो कहता है कि जितनी आपको भूख लगे उससे कम खाना चाहिए, 1/3 का कॉन्सेप्ट बताता है आयुर्वेद। अब आप खाना खा रहे हैं, आपको भूख बड़ी जल्दी लगी है, क्यों? जब आपको भूख लगी तब तो आपने खाना खाया नहीं, और जब आप खाना खाने बैठ रहे हो तो आप बड़ी जल्दी खाना खा रहे हो, डिस्ट्रैक्शन से खा रहे हो, तो ऑब्वियसली आप ओवर ईटिंग करोगे। क्यों? क्योंकि आपको भूख तो बड़ी तेज लगी थी, और आप चबा चबा के नहीं खा रहे हो। शरीर को इतना वो सेंसर अभी काम करना शुरू ही कर रहे हैं कि आपको इस टाइम आपके शरीर को इतनी ही भूख है। इससे पहले ही आपने जहाँ पे 3 रोटी खानी थी वहाँ आप 6 रोटी खा के बैठे हो, फिर आपको ओवर ईटिंग हो गया जी, और फिर लाइफस्टाइल ख़राब है, फिर आप कहते हो ये तो रात हो गई है, अब सोना ज़रूरी है, वो सो जाते हो, वो आपके शरीर में अनडाइजेस्टेड फूड बनता है, और अनडाइजेस्टेड फूड जिसे हम आयुर्वेद में आम कहते हैं, वही हर रोग का कारण बनता है। क्या मज़ेदार बात है कि ये सब सारी चीज़ें इतनी सरल। मैं अगर 15 साल पीछे जाऊँ अपने घर में, या 20 साल में पीछे चला जाऊँ, तो मैं देखता था जो चीज़ें आप लोग बता रहे हैं, आयुर्वेद बता रहा है, हमारे दादी और बाबा की बात कर रहा हूँ, हाँ जी। जो मतलब 1947 की पीढ़ी थी, जो 80-90 तक रही हमारे साथ, या 2000 तक मान लीजिए जो हमारे साथ रहे, ये उनकी दिनचर्या का हिस्सा हुआ हिस्सा करता होते है। थे। अच्छा, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, ये सबके लिए भी, आज की जो नई पीढ़ी है उसके लिए भी, जो पुराने लोगों को लगता है प्रोटीन शरीर में नहीं जा रहा है, प्रोटीन नहीं जा रहा है, तो उस प्रोटीन की आपूर्ति करने के लिए लोग बाहर की चीज़ों में तलाश रहे हैं। तो क्या प्रोटीन का सोर्स बाहर की चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, या कुछ दूसरी चीज़ें हैं जिससे हमको प्रोटीन लेना चाहिए? नेचुरल सोर्स जितने भी हैं प्रोटीन के अच्छे हैं, दूध, दही, लस्सी, जो चीज़ें आप खाते हैं जिसमें है, तो ये चीज़ें खाएं, इसमें प्रोटीन। मैं आपको कह रहा हूँ जो संतुलित, जो आपके नियर बाय डाइट मिलती है, अगर वो चीज़ें आप खाना शुरू करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, जिसको आप कहते हैं ना कि मुझे फ़र्क पड़ना, आपके दादाजी कितने साल जीते थे? अरे वो 90-95 जाते थे, और बिल्कुल स्वस्थ रहते थे। बिल्कुल रहते थे। आज हम कॉन्सेप्ट में बढ़ गए हैं, कार्ब्स, फैट, पता नहीं किस तरह की डाइटें आने लगी है आपकी। आज हम क्या कर रहे हैं? आज तो बीमारियों का नाम फैशन के हिसाब से है। कुछ फैशन के ऐसी हिसाब ऐसी से। बीमारियां आ गई, जैसे माइग्रेन ले लीजिए, आजकल हर किसी को माइग्रेन है। हाँ जी, मुझे भी था काफ़ी पहले, लेकिन वो जब मैं उसके कॉज पे गया तो मुझे पता चला ये कोई बीमारी ही नहीं है, बिल्कुल कोई नहीं है। दवाई नहीं है इसके लिए। बिल्कुल नहीं है। हमने चीज़ों को संतुलित किया तो बीमारी हमारी वो खत्म हो गई। तो कुछ नए टर्म्स ऐसे आए हैं जो बीमारी नहीं है, लेकिन वो उसके बाद भी लोग पैसा लगाते हैं उस पर। बिल्कुल। एक्चुअली क्या है, आप जब लाइफस्टाइल से अपना दूर हो जाते हो ना, तो चीज़ें जो नई बनती जा रही है, नई नई बीमारियां बनती जा रही हैं। कारण एक ही है, आपको समझना पड़ेगा, आपको दोबारा नेचर में जाना पड़ेगा, नेचर से ही पूछना पड़ेगा आपको सवाल, और नेचर ही आपको आंसर देगा। चाहे वो हेल्थ इशू है, चाहे आपका फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, चाहे किसी प्रकार का आपके शरीर के अंदर इशू है। मैं कहता हूँ आपको, मैं चैलेंज देता हूँ, ठीक है, मैं चैलेंज देता हूँ, अगर 45 डेज़ तक आप अगर सर्कैडियन रिदम के हिसाब से, नेचर के हिसाब से, आप कहीं पर है दुनिया में, किसी भी देश पर है आप अगर, तो उस हिसाब से, अपने नेचर के हिसाब से आप तालमेल बना के अगर काम करते हो, तो आपकी हर चीज़ पूरी होने वाली है। एक सवाल मुझे आपको देख के आ रहा है कि आपकी स्किन जो है चमक रही है, आप इतने अच्छे लग रहे हैं, और आजकल मार्केट में देखिए बहुत बड़ा मार्केट क्रिएट हुआ है ब्यूटी प्रोडक्ट का। फेस वॉश, क्रीम, नाइट क्रीम, सनस्क्रीम, मतलब जाने कितने तरीके की। आप भी कुछ लगाते हैं, ये नेचुरल है जो आपका दिख रहा है? और इसके साथ ही वो सवाल भी पूछ लेता हूँ कि आयुर्वेद के हिसाब से कोई अपनी स्किन को अच्छा करना चाहे तो कैसे कर सकता है? इंटरनली आयुर्वेद काम करता है आपकी स्किन पर, आप खुश रहेंगे। अब हम ट्रीटमेंट करते हैं मॉडर्न्स में भी, आप मॉडर्न ट्रीटमेंट में भी ये मेंशन्ड है, किसी को मेलाज्मा है या कुछ है तो कहते हैं विटामिन सी लेना चाहिए आपको, और स्ट्रेस रिलीफ, आपको डाइट, स्ट्रेस रिलीफ आपको चीज़ें होनी है, तो स्ट्रेस से काम आ गया ना।
तो मेन कारण अब वो बन गया, पहले एक छोटा सा कारण था, हम्म। अब मेन कारण वही है। कहते हैं विटामिन सी डेफिशिएंसी है तो इसलिए ग्लो नहीं कर रही है, या चीज़ें हैं, बिल्कुल नहीं है। संतुलित आहार लीजिए, जो आहार खा रहे हैं वो अगर आपको पच रहा है अच्छे से, उसमें सारे विटामिन मिलेंगे आपको। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि इसी के साथ अगर आप विंटर्स में अगर आप बात करें, कितने से कितना बड़ा महंगा अगर आप बॉडी लोशन लगाते हैं तो आपको शाम तक फेस ड्राइनेस होने लग जाती है। हाँ। तो आयुर्वेद में अब ये इसको आप रिलेट करेंगे सर्वेश जी कि पुराने टाइम में लोग विंटर्स में धूप में बैठ के तेल लगाते थे हल्का सा। वो तेल लगाना सिर्फ स्किन के लिए ठीक नहीं होता था, वो आपका वात दोष कम करता है। अगर आपके मन में उल्टे सीधे विचार आ रहे हैं कि यार मैं ये सोच रहा हूँ, मान लो मुझे आज ये सोचना था, कल मैं फिर कुछ और सोच रहा हूँ, बॉडी में पेन होने लग गया, जॉइंट पेन होने लग गया, रात को नींद नहीं आती है, अच्छे से किसी भी चीज़ पे आप कंसंट्रेट नहीं कर पा सकते, इसका एक ही मैं आपको इलाज बताऊँ, विंटर्स में स्पेशली आप अगर तिल का तेल, हम तिल का तेल यूज़ करते हैं स्पेशली आयुर्वेदा में, तिल का तेल अगर आप अपनी बॉडी में सुबह नहाने से 15 मिनट अगर आप पहले लगाते हैं ना, आपकी लाइफ में चीज़ें चेंजेस होने आएंगे, आपके डिसीजंस तक इसमें इफेक्ट होने लग जाएंगे। कितनी बेसिक साइंस है ये। मतलब आप ये कह रहे हैं कि धूप में बैठ के बॉडी में तेल लगाने से सोच तक बदल जाती है। आज का यूथ कहेगा ना कि तेल लगाने से विचार बदलते हैं क्या, उसको इसके पीछे भी ना तर्क चाहिए, उसको इसके पीछे भी। और यही वजह है कि यूथ भरोसा नहीं करता ना, तो उसको भाग के डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। जो लोग ये सुन रहे होंगे ना, जो बुजुर्ग होंगे या 40 साल 50 साल वाले लोग होंगे, वो इसको मानेंगे क्योंकि वो शुरू से इसको करते हुए आ रहे हैं। वही चीज़ बता रहे हैं कि मॉइस्चराइजिंग एजेंट से कितने रिसर्च कर लें आप, ठीक है, जो हमारी आयुर्वेद में शतोद्गृत एक चीज़ बनती है, ठीक है, वो इससे सबसे बेस्ट वर्ल्ड्स नंबर 1 इमुलेंस है। इमुलेंस होते हैं जो आपके मॉइस्चराइजिंग एजेंट जो होते हैं। तो आयुर्वेदा में जो मेंशन चीज़ें हैं, अब हम कहते हैं कि अब लिप बाम कितना ही लगा लो, एक बहुत बेसिक चीज़ है। अब देखेंगे आयुर्वेद को सब फॉलो करते हैं, ठीक है। अब जैसे गोल्डन मिल्क लोग पीते हैं, कहते हैं होठ फट रहे हैं, नाभि में तेल लगाते हैं, क्या आयुर्वेदिक साइंस है? एलोपैथी तो कुछ नहीं मानता, कहते हैं यहाँ पर तेल लगाने से लिप्स का क्या लेना देना है, लेकिन जो लगाते हैं उनको फ़र्क पड़ता है। अब आप कहो कि ये तर्क क्या है? अब हमारी में 72,000 नाड़ियाँ होती है आयुर्वेद में, और उसका जो पॉइंट है वो हमारी अम्बिलिकल जो हमारी नाभि है, इसमें होता है। तो अगर आप उसको निरिश करते हैं तो आप 72,000 नाड़ियों को निरिश कर रही हैं, तो आपके लिप्स तो बिल्कुल आपको नरिशमेंट होएगा ही होएगा। अब आयुर्वेद में एनाटॉमिकली वो काट के देखेंगे, कहेंगे कहाँ 72,000 नाड़ियाँ। मैं कहता हूँ आपको तर्क की ज़रूरत है ना, अब करके देख लीजिए, अब करके देख लीजिए, आपको फ़र्क लग रहा है, आप कंटिन्यू कर लीजिए। अच्छा, मज़ेदार बात क्या कि हमारे यहाँ जब दादी वादी होती थी, किसी को जुकाम होता था तो छाती पे तेल मलती थी और नाभि में तेल डालती थी, बिल्कुल, और उससे वो चीज़ें ठीक हो जाया करती थी। एक बड़ी कॉमन समस्या आजकल है, सबको है, कभी कभी हमको भी हो जाती है, वो रात को नींद ही नहीं आती। हम कितनी भी कोशिश कर लें, हम समय पे भी बिस्तर पे चले जाते हैं, उसके बाद भी नींद नहीं आती। तो आयुर्वेद में इसका कोई उपाय है क्या? तो आप पूरा क्या कहते हैं, तलवों पे तेल लगाते थे किसी टाइम। हाँ, वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ना, गरम तेल लगाने से, गरम तेल लगाते थे, कहते हैं ना अपने, ये तो हमारी जनरेशन भाग्यशाली है कि हमने ये चीज़ें देखी हैं, अपनी आंखों से देखी हैं। तो आपने ये देखा ना कि अगर आप पादभ्यंग बोलते हैं आयुर्वेदा में जिसको, पैरों पर तेल लगाने की प्रक्रिया को, अगर आप तेल लगाते हैं तो उससे स्लीप का सीधा कनेक्शन, जैसे मैंने आपको बताया कि आप बॉडी में अगर दिन में तेल लगा रहे हैं तो धीरे धीरे वात दोष, आपका वात कम होगा, तो जो आपके विचार चलते हैं, रात को सोते टाइम आपको कंसंट्रेशन नहीं बनता सोने में, एक डीप स्लीप नहीं आती है, तो आप तेल लगाना शुरू करें। देखें आप 15 दिन में, मैं कह रहा हूँ हफ्ते में 7 डेज आप कंटिन्यू, अगर आप तिल का तेल क्यों है? क्योंकि ये ना तो आपको कुछ फ्रेग्रेंस ला के देता है कुछ, ठीक है, और ज़्यादा स्टिकी भी नहीं होता, और इजीली एब्जॉर्ब होता है बॉडी में। आपको 15 मिनट नहाने से पहले आप तेल लगाते हैं और नहाने के बाद आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कुछ स्ट्रेन नहीं पड़ेगा। ये करना शुरू करो अपनी लाइफस्टाइल में, देखो आपके चेंज, चमत्कार होता है जी, बिल्कुल चमत्कार। अच्छा, एक बड़ी ज़बरदस्त समस्या अचानक से दिमाग में याद आई, हमारे साथ के लोगों को भी होती है, हमारे दोस्तों को भी होती है। आजकल गैस बहुत बनती है, एसिडिटी बनती है, एसिडिटी होती है, और वो इतनी खतरनाक होती है कि लगता है कभी चेस्ट में पेन हो रहा है, कभी पीठ में पेन हो रहा है, कहीं भी वो पेन शुरू हो जाता है। तो इसको कम करने के लिए इससे निदान कैसे मिल सकता है? आयुर्वेद में जठराग्नि जो हमारी डाइजेस्टिव फायर होती है वो काम करती है। तो उसमें हो सकता है कि आपकी डाइजेस्टिव फायर मंद हो, उसके हिसाब से आप खाना पीना आपका ठीक ना हो। एक चीज़ आपने वो भी देखो कि खाना खाने से पहले पानी का कॉन्सेप्ट, खाना खाने के बाद का, लोग लिक्विड कितना ले रहे हैं, ये सब चीज़ें डिपेंड करती है। कई लोग होता है कि खाना खा रहे हैं उसके ऊपर ही 2-2 3-3 गिलास पानी पी लिया, तो एक नॉर्मल है कि आपकी डाइल्यूजन हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएंगे जो आपके एसिड्स होंगे। अगर आप मॉडर्न साइंस में बात करते हो तो आयुर्वेद में इस तरह से होता है कि अगर आप जठराग्नि पानी डाल देते हो, अग्नि को आप मान लीजिए कि आपके शरीर के अंदर एक जठराग्नि अग्नि है जो आपके खाने को पचाती है। तो अगर आप पानी ज़्यादा पी लेते हैं, पानी ज़्यादा पीने से अगर आपकी जठराग्नि जो होगी वो मंद पड़ जाएगी, आप कुछ भी खाओगे वो डाइजेस्ट नहीं होगा, वो एसिडिटी बनेगी, शरीर से बाहर निकालता है शरीर, तो गैस्ट्राइटिस बनता है, उसके बाद धीरे धीरे करके प्रॉब्लम होती है। उसके ऊपर चाय,
तो हमने एक बीच में कन्वर्सेशन रह गई थी हमारी कि आपकी डाइट कैसे होनी चाहिए, एक नॉर्मल डाइट कैसे होनी चाहिए। तो उसके में मैं आपको पूरी बात बता दूं कि सुबह उठते ही आपको सबसे पहले एक ल्यूकवार्म वाटर आपको लेना चाहिए। एक साधारण जो बंदे को कुछ ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, एक अच्छा लाइफस्टाइल जीना चाहता है, तो मैं आपको उसको एक नॉर्मल सी एक यूनिवर्सल बता दूं कि सुबह उठते ही उसको, अगर आपके नीज ठीक है तो उसको उकड़ू बैठ के, आजकल तो एक इंडियन टॉयलेट का बड़ा कल्चर ख़राब हो गया है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अब लोग कहते हैं कि 90 डिग्री होना चाहिए, इतना डिग्री होना चाहिए, तो हम तो बिलीव ही यही करते हैं कि इंडियन टॉयलेट में अगर आप बैठ सकते हैं, और आने वाली जनरेशन को मैं कहूँगा अगर वो बैठ सकती है, तो मॉडर्नाइजेशन आ गया, उसमें भी काफ़ी चीज़ें आ गई हैं, सुंदर बनने लगी हैं चीज़ें ना। तो वो चीज़ें अगर आती है तो आपको प्लीज़, आपको इंडियन टॉयलेट अगर आप बैठ सकते हैं तो आपको ज़रूर बैठना चाहिए। उससे पता नहीं क्या चीज़ आपकी ठीक हो जाएगी, आपकी नीज़, आपकी मोबिलिटी बढ़ती है आपकी जॉइंट्स की, प्लस में आपको अच्छे से आपका जो प्रॉब्लम हो, स्टूल होता है, वो पूरी तरीके से क्लीन होता है आपका। अगर वो क्लीन नहीं होता तो सारा दिन आपका एपेटाइट ख़राब होता है और फिर प्रॉब्लम बढ़ जाती है। आप डाइट की बात कर रहे थे। हाँ, तो डाइट में हम बेसिकली क्या करते हैं, सुबह उठते ही आपको सिर्फ 1 कप ऑफ ल्यूकवार्म वाटर लेना है। वो लेने के बाद आपको उकड़ू बैठ के लेते हो, सिप सिप करके लेते हो, जो चाय पीते हैं ना, जिस तरह से चाय पीते हैं वैसे आपको गर्म पानी पीना चाहिए। अब लोग उसमें नींबू डाल रहे हैं, हनी डाल रहे हैं, ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपको मैंने बताया कि आपको ट्रेंड्स में मत जाओ, बेसिक पे काम करो। तो आपको एक कप पानी लिया, उकड़ू बैठ के लेते हो सिप सिप करके, और बिल्कुल बिना डिस्ट्रैक्शन के, जब तक आप अच्छे से स्टूल पास नहीं कर लेते हो, फ्रेश नहीं हो जाते, तब तक कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। तो शरीर में ये होना चाहिए कि हाँ मुझे फ्रेश होना है, फ्रेश हो रहा है। अगर आपके वेस्टर्न सीट है तो बड़ा 150-200 रुपये का एक स्टूल आता है, आपको स्टूल को रख के आप अच्छे से फ्रेश होएं। फ्रेश होने के बाद, फ्रेश होने का भी आपको तरीका बता देता हूँ कि फ्रेश जो बंदा होता है ना, अच्छे से फ्रेश होता है, तो उसके फेस पे अलग सी खुशी आती है, आप देखेंगे। और जिसको अगर अच्छे से फ्रेश नहीं होता, वो आपको ऐसा लगेगा कि यार तनाव रहता, तो वो कारण है, बहुत बड़ी बीमारी का वो कारण है। तो अगर आप अच्छे से फ्रेश नहीं हो रहे हैं तो आपको जानना पड़ेगा कि क्यों नहीं हो रहे हैं। या तो आपने रात को खा के सो गए हो आप, अगर ये चीज़ें फॉलो कर रहे हो फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो कहीं ना कहीं आपकी डाइट में प्रॉब्लम है, ठीक है। या आपने जो खाना खाया है, आप जल्दी खा रहे हो, लेकिन आपने डिस्ट्रैक्ट होके वो चीज़ें खाई हैं, या स्ट्रेस में खाई है, एंगर में अगर आप खाते हो। आयुर्वेद तो कहता है अगर आप गुस्से में खाना खाते हो, गुस्से में कभी खाना नहीं खाना चाहिए। अब इसी का कॉन्सेप्ट है, कहते हैं ना जिसके घर डेथ हो जाती है तो खाना नहीं बनता है, उसका कॉन्सेप्ट ही यही है सर। ऐसा नहीं है कि लोगों को भूख, औरों को तो लगती है, लेकिन कहते हैं चूल्हा नहीं जलता है, उसका कारण यही है क्योंकि दुख में आपको, गुस्से में, इन चीज़ों में आपको खाना वर्जित है। खाना तो लोगों ने ऐसा बना दिया है कि 2 मील, आपको बहुत कॉमन चीज़ बताऊँ मैं आपको, एक फ्रूट की मील और 2 मील्स सफिशेंट होती है अगर आपको पच रही है तो। फैट का, प्रोटीन सब पूरा हो जाता है। आपको मैं बताऊँ, जिस सीज़न में है, जिस एरिया में, उस हिसाब से आपको लोकल फूड, लोकल फ्रूट्स लें, सारी चीज़ें पूरी हो जाएंगी। और आप खा रहे हो एवोकाडो, आपको पच नहीं रहा कुछ भी, खा रहे हो अलग तरीके से, आप खा रहे हो तो व्यंजन सजा के सोने की थाली में, ठीक है, पनीर भी आ रहा है, सब चीज़ें आ रही हैं। अगर आपको अपनी चीज़ों के हिसाब से नहीं पता है, अगर वो चीज़ें खाओगे वो आपको पॉइजन का काम करेगी। अब लोग कहते थे कि वो पॉइजन, डिहाइड्रेशन में तो पॉइजन ही बनता है वो। हाँ। अच्छा, एक चीज़ और, हम थोड़ी चर्चा को दूसरी तरफ ले चलेंगे क्योंकि मुझे लगता है कि ये बढ़ रहा है, लोग जानना भी चाहेंगे, लोगों को लग रहा होगा कि बहुत सी चीज़ों का उनको निदान भी मिल रहा है इससे। आजकल आप देखेंगे कि हर किसी को हड्डियों में दर्द हो रहा है, और विटामिन 12 कम हो रही है, विटामिन 12 कम हो रही है, ये तो धूप से मिलने वाली ना, विटामिन डी, जो विटामिन डी बेसिकली। और विटामिन 12 क्या है, थोड़ा सा इसको आप वो कर दे, विटामिन 12 विटामिन डी के बीच। आयुर्वेदा बिलीव नहीं करता इन चीज़ों पे। अच्छा। हाँ, आयुर्वेदा B12 D3 पे कुछ बिलीव नहीं करता। तो ये हमारे में शंख भस्म होती है। हाँ। आप शंख भस्म लीजिए, आपकी विटामिन डी कभी कमी नहीं होगा। तो ये हड्डियों के दर्द के लिए आपका आयुर्वेदा क्या मानता है? क्या हड्डियों में दर्द, वही वात को मानता है, दर्द। हाँ। दर्द जहाँ से आ गया वो वात है। तो ये जो कहा जा रहा है कि ये विटामिन कम होने की वजह से हड्डियों में दर्द तो क्या ठीक हो रहे हैं? अब ये देखो ना, जो लोग मल्टीविटामिन्स, अब हम ट्रीटमेंट जब पेशेंट का बैठते हैं ना, जब हम लेते हैं, अभी कंप्लेंट लिखते हैं, चीफ कंप्लेंट कि आपको क्या कंप्लेंट है, फिर उसके में लिखते हैं मेडिकल हिस्ट्री। तो आपके प्रीवियस कुछ प्रॉब्लम रही है, कुछ किसी को कुछ मिलता है, किसी को कुछ मिलता है, फिर हम लिखते हैं कि आप ऑलरेडी मेडिसिन क्या इनटेक कर रहे हैं। तो मोस्ट कॉमन है मल्टीविटामिन्स। तो हमको मल्टीविटामिन बता दूं कि अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा वाइटामिन भी जाते हैं तो वो भी टॉक्सिसिटी करते हैं। अति भी खराब है और आपका जो कम है वो भी खराब है। अगर अल्प है तो भी खराब है, अति है वो भी खराब है, चाहे वो पानी है, चाहे वो मल्टीविटामिन्स हैं, चाहे आपका फूड है। बैलेंस्ड डाइट, बैलेंस लाइफस्टाइल आपको मेंटेन करना चाहिए। तो आपको जो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कहते हैं ना कि काफ पेन हो रहा है, विटामिन डी डेफिशिएंसी है या कुछ है, तो अगर वात बॉडी में बढ़ा हुआ है, अगर आप वात को ठीक कर देते हैं, आपका काफ पेन बिल्कुल ठीक हो जाता है। ओके। अच्छा, आजकल देखते हैं ना बच्चों में और लड़कियों में, महिलाओं में बड़ी समस्या होती है,
पीसीओडी पीसीओएस जैसी समस्याएं हाँ होती जी। हैं, तो क्या आयुर्वेद भी इसके लिए कुछ अलग से काम करता है? आयुर्वेद क्यों, अब तो एलोपैथी भी कहते हैं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। अच्छा, वो भी लाइफ ऑब्वियसली आपको क्या हो गया, आप पड़े पड़े खा रहे हैं। देखो स्टार्ट हो गया स्ट्रेस से, आपको कोई स्ट्रेस है, आपने नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं। फीमेल की स्पेशली बात करूँ, ठीक है, खाना खा रही है, चल नहीं रही हैं, सारा दिन बैठ के खाई जा रही है खाई जा रही है। ओवरवेट होगा, वेट बढ़ेगा, उसके अंदर हार्मोन्स चेंजेस आएंगे, हार्मोनल चेंजेस आएंगे, फिर आपकी यूट्रस में प्रॉब्लम आएगी और फिर पीसीओडी पीसीओएस जैसी प्रॉब्लम आ जाएंगी। फिर अनवांटेड फेशियल हेयर होते हैं इसकी वजह से, जो प्रॉब्लम होने लग गई। और क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं इसकी वजह से? ओवरवेट होता जाता है, थायराइड ग्लैंड्स आपके एक्टिव हो जाते हैं, थायराइड बढ़ जाएगा, फिर तो मल्टीपल, फिर तो 7 पैकेज मिलता जाता है। फिर तो आपको एक डिजीज होने लग जाती है ना, उसको क्योर नहीं करते हो आप ना, सिर्फ उसी की पिल लेते हो। मैं आपको सिंपल लेता है, अब आपने पी चाय, एक बहुत बेसिक चीज़ है, तो लोग बहुत चाय पीते हैं, खाली पेट बैठ के चाय पीते हैं। आपने पी ली चाय, चाय से एसिडिटी बनी और बनी, उसके बाद गैस्ट्राइटिस हुआ, इन्फ्लामेशन होने लगी शरीर में, फिर होने बाद उसको भी आप ठीक नहीं कर रहे हो, आप अपना जो सुबह खाली पेट कैप्सूल्स खा रहे हो उसको दबा रहे हो आप। आजकल तो डिजी आपको मैं बताऊँ, एक मेडिसिन ऐसे आती हैं जो आपकी जो नर्व होती है ना, जो आपको पेन करती है, पेन सेंसेशन करती है। अब आपको एसिडिटी बनी तो आपको एसिडिटी खत्म होनी चाहिए, लेकिन आपको क्या हो रहा है कि आपको पेन हो रहा है एसिडिटी की वजह से। तो सेंटर एक्टिंग ड्रग्स ऐसे करते हैं कि वो आपके नर्व जो जो पेन सेंसेशन लाती है ना, उसको ही थोड़ी देर के लिए बंद कर देती है। अच्छा, तो उसका क्या मतलब है कि आपको एसिडिटी तो है अंदर, प्रॉब्लम तो चल रही है। मॉडर्न मेडिसिन खास यही है कि वो आपको टेम्परेरी रिलैक्स दे देती है, उतना सुन्न करता है उस एरिया को ऐसा। बट अब वो चीज़ें भी नहीं हो पा रही हैं, क्योंकि लोगों का जो चीज़ें प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है ना, जो सारा दिन पिज़्ज़ा खा रहे हैं, चीज़ें खा रहे हैं, अब वो कैप्सूल्स भी काम नहीं कर रहे। तभी आयुर्वेद की ट्रेंड क्यों बढ़ा? ये पिछले साल जो इतना रहा, तब तक लोगों को क्या था, लोगों को एक साथ में एक चीज़ मिल गई कि मैं दर्द वाला काम तो कर रहा हूँ, मतलब मैं सिर तो फोड़ रहा हूँ दीवार में, साथ साथ गोली खा रहा हूँ, ठीक हो रहा है। मतलब कारण तो है कि मैं सिर मार रहा हूँ, साथ साथ गोली खा रहा हूँ। अब ऐसा काम होता जा रहा है क्योंकि रेजिस्टिविटी बढ़ती जा रही है, रेजिस्टेंस आ गया है। काफ़ी ऐसी एंटीबायोटिक्स का बड़ा प्रचलन चला है। छोटा बच्चा है, कुछ भी प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने लिख दिया एंटीबायोटिक्स, ठीक है। मैं मॉडर्न मेडिसिन के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ। हम तो ऐसी प्रैक्टिस करते हैं कि हमें मेन होता है कि पेशेंट ठीक होना चाहिए। पेशेंट किससे ठीक होता है? अगर पेशेंट एलोपैथी से ठीक हो रहा है, कोई ऐसी सर्जरी, कुछ इमरजेंसी सर्जरीज हैं जो आयुर्वेद नहीं कर रहे, तो आपको एलोपैथी में दिखाना चाहिए। लेकिन अगर आप, ये भी ज़रूरी है कि अगर आप रूट कोज को नहीं पकड़ोगे, एलोपैथी दवाई कोई सी मेडिसिन खा लो, कारण को बिना जाने आप कुछ भी करोगे, आपकी बीमारी ठीक नहीं होने वाली। कुछ टाइम तक ठीक हो जाएगी, लेकिन जब वो वापस दोबारा आएगी तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, उससे भी ज़्यादा क्रिएट करेगी। तो सबसे बेस्ट पार्ट है कि अगर आपको लगता है कि आपके शरीर में कोई भी चीज़, पहली चीज़ कि लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए आपको जानना जरूरी है। आपके हिसाब से आपका गट हेल्थ कैसे, मैं हूँ, मुझे पित्त प्रकृति है मान लो, तो मुझे अगर स्पाइसेस मैं ज़्यादा खाऊंगा तो मेरा पित्त बढ़ेगा ही बढ़ेगा, मुझे पता है। लोगों को अवेयरनेस नहीं है, बट वही आपको जैसे बताया हूँ कि अभी प्रकृति परीक्षण जो चीज़ें चल रही हैं, आप उसको ज़रूर पार्टिसिपेट करो, और पार्टिसिपेट करने के बाद आपको खुद पता चलेगा। और आयुर्वेद की इतनी बड़ी पावर पता चलने जा रही है अभी आपको इस चीज़ों से। अगर आप ये चीज़ें अपनाते हो और वो चीज़ें करने के बाद आपकी देखना लाइफस्टाइल में कितना चेंजेस आएगा आपको। बीमारियों से जुड़ा हुआ एक आखिरी सवाल मेरा, और उसके बाद हम दूसरी चीज़ों पे कुछ बात करेंगे। वो सवाल ये है कि पीसीओडी की बात की तो मैं थायराइड की भी बात कर लेता हूँ। थायराइड की क्या वजह है और आयुर्वेद इसको कैसे देखता है? थायराइड में मेडिसिन हैं, पहले लाइफस्टाइल ठीक करना है हमने, फिर उसके बाद आयुर्वेदिक में जो थायराइड ग्लैंड्स को जो ठीक करती हैं उसमें मेडिसिन दी जाती है। कफ दोष से रिलेटेड ये प्रॉब्लम होती है मान लो, ठीक है, तो उसका कारण क्या है, कई बार पित्त और कफ के साथ मिलकर भी ये प्रॉब्लम होती है। तो वो जब देते हैं, तो दोष को हम शांत करते हैं, तो थायराइड ग्लैंड बिल्कुल ठीक हो जाती है। थायराइड की दवाई बिल्कुल ठीक हो सकती है आयुर्वेदिक दवाइयों से, अगर आप चाहते हो कि ठीक होना। और डॉक्टर की थोड़ी सी पथ्य जिसे कहते हैं कि लाइफस्टाइल और डाइट अगर आप मान लेते हो, और आयुर्वेद में थोड़े टाइम के लिए अगर आप दवाई ले लेते हो, तो मैं कहूँगा कि आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक हो जाती है। साटिका और के बारे में क्या ख्याल है? साटिका या गठिका? सियाटिका जो नर्व डिसऑर्डर हैं, बेसिकली वात दोष की वजह से होते हैं। तो आपका क्या कारण है? वात दोष अगर आपका शरीर में ज़्यादा बढ़ रहा है, जैसे आपको बताया कि आप अगर अभ्यंगा, जो सेल्फ अभ्यंगा जिसकी मैंने बात करी है कि आप वो करते हैं, तो पेन आपका वात जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है बिल्कुल ठीक हो जाती है आयुर्वेद में। अब आते हैं जरा सा आपके मेडिवन पे, और ये जान लेते हैं कि आप ये कहते हैं कि कोई मरीज आता है तो आपके यहाँ एडमिट करने की व्यवस्था है और उस तरह से इलाज होता है जैसे मॉडर्न मेडिसिन में, और मतलब कोई एडमिट होना चाहे तो इंश्योरेंस वगैरह भी आप लोगों के यहाँ होते हैं, क्या है? जरा मेडिवन के बारे में मुझे बताइए। मेडिवन आयुर्वेदा गुड़गांव में स्थित एक मल्टी स्पेशलिटी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है,
जहाँ पर हम मल्टी स्पेशलिटी का मतलब है कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं हमारे। डर्मा स्किन के डिपार्टमेंट अलग है, मेडिसिन का डिपार्टमेंट अलग है, पंचकर्मा का डिपार्टमेंट अलग है। कितने तो सब डिपार्टमेंट हैं डॉक्टर्स आपके हैं, यहाँ? अभी 4 डिपार्टमेंट है और आगे हम फिर कंटिन्यू आगे बढ़ाते जा रहे हैं इसको। तो इन ओके। डिपार्टमेंट्स में क्या करते हैं हम, जहाँ पर पंचकर्मा की डिपार्टमेंट की ज़रूरत है वहाँ पर स्पेशलिस्ट, सुपर स्पेशलिस्ट जिसे हम कहेंगे, डॉक्टर वहाँ पर पेशेंट का इलाज करता है। मेडिसिन का डिपार्टमेंट हम देखते हैं, तो मेडिसिन का इलाज, मेडिसिन जो देनी है पेशेंट उनको। और यहाँ पर कैशलेस फैसिलिटी की जो इंश्योरेंस फैसिलिटीज़ हैं वो है, NABH एक्रीडेटेड है, NABH एक सर्टिफिकेट है जो आप एक्सीलेंट, अगर आप काम करते हो, एक्सीलेंस का सर्टिफिकेशन है ये, जो पेशेंट सेफ्टी और ट्रीटमेंट क्वालिटी के बाद अगर आप चीज़ों पे फुलफ़िल करते हो, अब उनके मापदंड पर होते हो, तो आपको ये चीज़ मिलती है। वो आपके पास है? तो हमारे पास है ये। तो उसके बाद ही आपको कैशलेस फैसिलिटीज़ और TPS की सुविधा मिलती है। तो काफ़ी पेशेंट आते हैं और बिल्कुल सारे ठीक होते हैं। लगभग कितने पेशेंट को आप लोगों ने ठीक किया होगा, एक अनुमान माने तो? मैं 8 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ आयुर्वेदा में, तो हज़ारों की संख्या है इस चीज़ को लेकर। और काफ़ी जो बड़े से बड़ी डिजीज़ है उनको हम क्योर करते हैं, एक बिल्कुल सर्कैडियन रिदम के साथ तालमेल मिलाकर, नेचुरल तरीके से जिसे कहते हैं, मिट्टी पट्टी करते हैं नेचुरल। हमारा योगा सेंटर है, काफ़ी फेमस योगा स्टूडियो है हमारा। हमारे जो योगाचार्य हैं काफ़ी ऑथेंटिक योगा, और हम जो योगा भी, हम ट्रेंडिंग योगा नहीं कराते हैं। लोग लगता है आजकल योगा हफ्ते में एक बार जिम की जगह आधा, मतलब एक घंटा योगा कर लेते हैं कि हम ट्रेंडिंग योगा भी करते हैं। योगा भी अपने आप में पूरी साइंस है, योगा से भी बीमारियाँ ठीक होती हैं। अब जैसे बात करते सियाटिका और PI, मतलब इंटरवर्टिबुलर डिस्क, तो PIVD जिसे बोलते हैं, तो लोअर बैक पेन कहते हैं जिसे, वो सब चीज़ें आपको योगा करते हैं तो बिल्कुल ठीक होती है। और ठीक इसके साथ मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, एक मिथ। अब या तुमसे क्वेश्चन पूछे कि नी जॉइंट, कहते हैं कि लोग कई वो बोलते हैं कि आपके ग्रीस खत्म हो गई हड्डियों में, तो हड्डियों में ग्रीस आ जाती है। क्या आयुर्वेद में ग्रीस आ जाती है? घुटने के रिप्लेसमेंट की बात होती है, कहते हैं ग्रीस खत्म हो जाता है तो घुटना रिप्लेस होता है। बड़े बड़े हॉस्पिटल इसके लिए अलग से पैकेज देते हैं और लोग इलाज करवाते हैं, फिर वो दिखाते हैं टेस्टिमोनियल की सफल इलाज हुआ। तो आयुर्वेद इसको कैसे देखता है? आयुर्वेद में यूजुअली हम पहले तो आपका जो वात जिस कारणों से बढ़ा हुआ है, पहले तो उसको कम करते हैं। आयुर्वेद में जो मेडिसिन दी जाती है वो आपके जो पेन होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी एडिमा जो होता है, बेसिकली देखो ऑस्टियोआर्थराइटिस की अगर हम बात करते हैं, जिसे संधिगत वात बोला जाता है आयुर्वेद में, इसमें हम एक बहुत प्रचलन थेरेपी है जिसे हम जानू बस्ती कहते हैं। उसमें हम क्या कहते हैं, एक उड़द के आटे की एक पूरी बना के, वॉल बना के, उसके अंदर हम एंटी इन्फ्लामेटरी ऑयल्स, जो वात शामक जो तेल होते हैं, उनको हम एक सर्टेन अमाउंट के टेम्परेचर पर डालते हैं। और उससे क्या होता है, उसकी मोबिलिटी बढ़ती है अच्छे से, ठीक है, लुब्रिकेंट होता है जॉइंट उनका, और जो पेन होता है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब लोग कहते हैं कि क्या आप आयुर्वेद को चुने ऐसा कि यहाँ पर मान लो कोई पेशेंट है, उसको नीज़ में पेन है, बहुत ज़्यादा पेन है, और उसका डॉक्टर ने बता दिया कि आपका जॉइंट बिल्कुल ख़राब हो चुका है, इसके अंदर जो सैनोवियल फ्लूइड होता है वो ख़त्म हो चुका है, तो क्या आयुर्वेद उसको सैनोवियल फ्लूइड को भर देता है? लोग यूजुअली क्वेश्चन ऐसा मेरा करते भी हैं। ये सवाल था। तो आयुर्वेद बेसिकली क्या करता है, आपको मेंटेन कर सकता है। अगर आप 7 to 10 डेज आकर हमारे पास पूरे जानू बस्ती करवाते हैं, और उसके बाद जब आपको कभी पेन हो 15 दिन में एक बार, तो आयुर्वेद एक लाइफ साइंस है। आयुर्वेद, इसके 2 वर्ड है, आयुर और वेद। आयु आपकी लाइफ और वेद हो गया साइंस। तो आपकी लाइफ साइंस जो वर्ड आया आयुर्वेद का, अगर आप इसको इंग्लिश में करेंगे संधि विच्छेद करके, तो आपको ये लाइफ साइंस है। तो इसी हिसाब से अगर आपको प्रॉब्लम रहती है, पहली बात तो आपका नीज़, आपका अगर आपको लगता है कि आपके बाय जनरेशन की वजह से अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस आपकी फैमिली में है, तो कैसे प्रिवेंशन करें? पहले तो डॉक्टर से ये पूछे। अगर आप 35-40 साल के और आपको लग रहा है कि मेरे फादर को भी नी जॉइंट की प्रॉब्लम थी, डायबिटीज़ था, या ऐसी प्रॉब्लम थी जो मुझे बाय बर्थ मुझे मिल सकती है, फैमिली से अनुवांशिक रोग होते हैं, वो मिल सकती है, तो आप उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ये भी आयुर्वेद बताता है। और अगर आपको हो गया है तो आपको आयुर्वेद के साथ तालमेल, आयुर्वेद को अपनी लाइफस्टाइल में आप ऐड करोगे तो आपको ऑपरेशन से बचा जा सकता है, बिल्कुल बचा जा सकता है। अच्छा, हाँ जी। लेकिन जो मैं ओवरऑल समझ पाया ना घूम फिर के, तो हमारे इन सारी बीमारियों का एक बहुत बड़ी वजह हमारी लाइफस्टाइल है। दूसरा, हम नेचर से दूर हो गए हैं। Exactly. यानी नेचर का जो इकोसिस्टम है ना, हम उसके खिलाफ काम करना खिलाफ। शुरू कर दिए हैं। बिल्कुल। हम उससे दूरी ही नहीं बनाए, बल्कि उसको एक तरह से चैलेंज कर रहे हैं। और जब हम उसको चैलेंज कर रहे हैं तो नई नई बीमारियां हमको दे रहा है। और नेचर को कोई चैलेंज कर पाया है? हाँ, आपको भी पता नहीं, है कि इसीलिए आप तो हम वापस जा रहे हैं। कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कहीं पर भी आप देखेंगे कि, और कहीं भूकंप आता है तो कहीं बाढ़ आती है तो कुछ नहीं बचता है। तो नेचर इतनी बड़ी पावर है, आप एक बार कि होना नहीं चाहिए। हमें लगता है कि ये सब चीज़ें प्राकृतिक आपदा ने कम से कम हो तो ज़्यादा अच्छा है मनुष्य के लिए। तो लेकिन आप ये देखिए कि उसकी पावर कितनी बड़ी है।
अब उसकी पावर को भापिए कि अगर आपको लगता है कि अब कितनी बड़ी आप अगर कोई टनल बना रहे हैं, कितने बड़े पहाड़, अगर आप मैन मेड अगर कुछ ऐसा आइलैंड बना सकते हैं, आप कुछ भी कर सकता है आजकल का मनुष्य है। लेकिन जब नेचर की बारी आती है तो वो अपनी बता देती है कि आपकी प्रकृति आपको पावर दिखा देती है कि ये मेरी पावर है, मेरी प्रकृति, मेरी पावर से ऊपर आप नहीं जा सकते हो। इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं एक बात बताना चाहूँगा और इसी के साथ इसको मैं वाइंड अप करूँगा। अच्छा खासा समय हो गया और मुझे लगता है अगर पार्ट 2 की ज़रूरत पड़ी तो हम इस पर करेंगे। मज़ेदार बात क्या है ना कि जो मॉडर्न मेडिसिन है उसको लाने के लिए लोगों ने खूब रुपए खर्च किए, रिसर्च काम किया, बड़ी बड़ी लॉबी इसमें काम की। उसके बाद मॉडर्न मेडिसिन मतलब 50-60 साल 100 साल में इस्टेब्लिश होकर इस रूप में आई है। एक झटका दिया नेचर ने और आयुर्वेद अपने आप इस्टेब्लिश होने लगा। exactly. आयुर्वेद के लिए किसी लॉबी ने काम नहीं किया। आयुर्वेद इसलिए इस्टेब्लिश होने लगा कि जो नई बीमारियां आई थी उसका तोड़ पहले भी उनके पास था और आज भी है। लेकिन वो जो नियम और संयम की बात करते हैं ना, उसको तो अपनाना ही पड़ेगा। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आयुर्वेद में अगर आप घुसेंगे तो आपको सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक इलाज भी मिलेगा। और ज़िंदगी जो लगता है ना कब चली जाएगी, कितनी बड़ी है, कौन सा रोग हो जाएगा, ये सोचना भी आप बंद कर देंगे। क्योंकि होता क्या है कि आयुर्वेद सबसे पहले आपके मानसिक और शारीरिक स्थिति को ही दुरुस्त करता है। अगर आपकी सोच दुरुस्त हो गई तो शरीर तो दुरुस्त होना ही होना है। अगर आपको लगता है कि इस पे और भी जानकारी लेने की ज़रूरत है तो आप डॉक्टर राघव बजाज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं। इनकी टीम से इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अगर कोई जानकारी चाहिए तो वहाँ से भी डायरेक्ट मिल सकती है, या यहाँ पे आप कमेंट के जरिए लिखेंगे अपने सवाल तो हम आगे उस पर बातचीत कर सकते हैं। राघव बजाज जी से कर लेंगे, या हो सकता है और भी लोग आते हैं हम उनसे भी इन चीज़ों पर बात कर सकते हैं, लेकिन आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। और तब तक के लिए आप भी इंतज़ार कीजिए और हम भी इंतज़ार करते हैं।